चलिए, यस, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा लेट्स टॉक सेशन का सेकंड सेशन है एंड यस एंड आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में विच इज नोन एज यूपीएससी प्रिपरेशन एंड टाइमिंग इज एवरीथिंग। टाइमिंग जो है आपके पास यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब टाइमिंग की इंपॉर्टेंस जो है क्यों है, क्योंकि आप जब से प्रिपेयर कर रहे हो वहां से लेकर के आपको देखना है कि आपकी मेहनत जो है वो कितने टाइम की रहने वाली है एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको उस मेहनत का जो है फल भी जो है आपके पास मिलना चाहिए ना। द मोर एफर्ट यू आर पुटिंग एंड द मोर गुड योर रिजल्ट शुड बी, द बेटर योर रिजल्ट शुड बी, है ना। ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होनी ही चाहिए। क्लियर सभी को? तो ये चीज जो है हम लोगों को यहाँ पे जो है वो देखना। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है ना तरंग गिरवानी? ओके, गुड वन। तो इसके बारे में जो हम लोग बात करेंगे, बट इसके बारे में बात करने से पहले बहुत सारे लोग आपके पास यहाँ पे न्यू होंगे। इन लोगों से जो है हम लोग ये जान लेते हैं कि अनुसुईया आईएएस जो है वो क्या प्लेटफॉर्म है, क्या चीज आपके पास यहाँ पे है। इन सारी चीजों के इन सारी चीजों के बारे में जो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। यस सर, तो फर्स्ट मैं आपको अनुसुईया आईएएस का इंट्रोडक्शन जो है दे देता हूँ कि ये क्या प्लेटफॉर्म है आपके पास यहाँ पे। आप लोग यहाँ पर हमारी लाइव क्लासेस के अंदर हैं एंड आप लोगों ने जो स्लाइड देखी होगी उसके अंदर देखा होगा फ्री लाइव क्लासेस। तो जो लाइव क्लासेस हमारी होती है वो टोटली फ्री जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता है कि क्या ये सच में फ्री है, तो ये ध्यान रखना है, हाँ ये आपके पास सच में जो है आपके पास यहाँ पे फ्री है। यस, ये जो है आपके पास बिल्कुल सच में जो है आपके पास यहाँ पे फ्री है। इन लाइव क्लासेस को अटेंड करने के लिए आपसे ना आज तक कभी कोई पैसा मांगा गया है, ना ही आज के बाद भी जो है कभी भी आपसे कोई पैसा जो है वो मांगा जाएगा। क्लियर? तो लाइव क्लासेस आर टोटली फ्री। डेली लाइव क्लासेस जो है वो आपके पास यहाँ पे रात को 10 बजे होती है एट गूगल मीट एंड द लिंक फॉर दैट पोस्टेड एट योर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, जो भी व्हाट्सएप के हमारे ग्रुप बन रखे हैं एंड जो टेलीग्राम के चैनल्स है वहां पर जो है आपके पास यहाँ पे लिंक जो है वो आ जाता है। ये जो आपके पास यहाँ पे क्लास चल रही है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस क्लासेस की जो है वो रिकॉर्डिंग्स आपके पास यहाँ पे हो रही है। अब देखो, आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं। हम लोग आपसे क्या चार चीज चाहते हैं, हम लोग आपसे चाहते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर क्या चीज होती है, सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए होता है वो होता है एक तो डेडिकेशन। बट सिर्फ डेडिकेशन से आपके पास यहाँ पे काम नहीं चलता है। आपको डेडिकेशन के साथ साथ हाईली डिसिप्लिन्ड भी जो है आपके पास यहाँ पे होना पड़ता है। एंड डिसिप्लिन्ड होने में जो सबसे बड़ी चीज आपके पास आती है वो आती है टाइमिंग। सर टाइमिंग कैसे आती है? टाइमिंग आती है पंक्चुअलिटी से। भाई हम लोग यहाँ पर जो है वो डेली रात को 10 बजे आपके पास यहाँ पे जो है वो क्लासेस करते हैं। अब आप अगर डायरेक्टली डेली कंटिन्यू अगर आप लोग क्लासेस कर पाते हैं तो आप डेली क्लासेस हमारी लाइव जो है वो फ्री में अटेंड कर सकते हैं एंड इसके लिए आपसे कभी भी वी विल नेवर आस्क यू एनी मनी फॉर दैट। बट अगर आप लोग पंक्चुअलिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं एंड यू वांट एक्स्ट्रा थिंग्स, लेट्स से रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको चाहिए, तो ये जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स होती है वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्व होती है एंड उन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के आप इन रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस जो है वो ले सकते हो। अब सर ये प्लेटफॉर्म की फीस आपके पास कितनी होगी? तो ये प्लेटफॉर्म की फीस जो है आपके पास कुछ भी ज्यादा नहीं होती है, एज वो भी आपके पास फ्री ही है। तो फ्री कैसे? मतलब एक अमाउंट आपके पास 799 के ऊपर जो है आप इन सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स का जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से करते करते अभी तक हमने कितनी क्लासेस करी है? हमने इंडियन पॉलिटी कवर कर लिया, इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, इंडियन इकोनॉमी हमने कंप्लीट कर दिया है, फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट किया है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, ये सारे के सारे कोर्सेज जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको 799 के पेमेंट के ऊपर ईच, है ना। कोई भी कोर्स मान लो, जैसे एक स्टूडेंट होता है उसको मान लो कि भाई मेरे को तो सिर्फ इंडियन पॉलिटी ही पढ़नी है, बाकी सारे सब्जेक्ट जो है सर मैं खुद से पढ़ चुका हूँ, तो वो उस कोर्स के लिए जाएगा, 799 पे करेगा और उसको 1 ईयर के लिए जो है उस कोर्स का एक्सेस जो है वो मिल जाता है। मान लो कोई स्टूडेंट है कि सर मेरे को तो बाकी सारे कोर्सेज आते हैं, मुझे सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही जो है वो कहते हैं ना कि प्रिपेयर करना है, सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी ही प्रिपेयर करना है, तब उसका कोर्स का भी, यानी एवरी कोर्स इज अवेलेबल एट 799 फॉर 1 ईयर ड्यूरेशन। एक साल के लिए आपको वो कोर्स जो है 799 के अंदर जो है वो मिल जाएगा। अब मान लो आप में से जो है कोई स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि सर मेरे को तो सारे के सारे कोर्सेज पढ़ने हैं, बट अब मेरे को हर कोर्सेज के लिए क्या 799 पे करना पड़ेगा? तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है फिर उस केस में मेंबरशिप का। आप मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, क्वार्टरली मेंबरशिप ले सकते हैं, ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं एंड उसमें अपने टारगेट बेस्ड स्टडी, मतलब टारगेट बेस्ड कैसे कि अगर आपको लगता है कि यार मेरे को 3 महीने में, है ना, इन 3 मंथ आई वांट टू कंप्लीट, कि मैं अपना पूरी मेहनत जो है झोंक दूंगा एंड 3 महीने में मैं मेरा पूरा प्रीलिम्स का जो है वो सिलेबस कंप्लीट करके रहूंगा, तो आप 3 ईयर की मेंबरशिप के लिए जा सकते हैं और 3 महीने में आप एक टारगेट बेस्ड जो है वो स्टडी जो है वो यहाँ पे करके इन सारे सब्जेक्ट्स को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप ये मेंबरशिप ले सकते हैं। फिर अगर जरूरत पड़े तो एड ऑन आप मंथली मेंबरशिप करके भी, अगर मान लो एक आधा कुछ सब्जेक्ट रह जाए, तो आप इस तरीके से भी कंप्लीट जो है यहाँ पे कर सकते हैं। और या फिर कि सर मैं तो मंथली ही जो है वो बिल्कुल पे करना चाहता हूँ, तो आप 799 के ऊपर
मंथली, जैसे इस महीने आपको 20 दिन मिले पढ़ने के लिए तो आपने ले लिया, फिर आपके 10 दिन का कोई गैप आ गया तो अगले महीने जब आप वापस फ्री होते हैं उस टाइम आपने वापस पे करके जो है मेंबरशिप ले ली। इस तरीके से जो है आप यहाँ पे प्लान करके पे जो है वो करके इन रिकॉर्डिंग्स का जो है वो एक्सेस कर सकते हो। बाकी जो आप में से कहे कि सर क्या हमें लाइव क्लासेस का भी पैसा देना पड़ेगा, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। जो चीज हमने कह रखी है कि अवर लाइव क्लासेस आर टोटली फ्री, अवर लाइव क्लासेस आर टोटली फ्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शुरू से फ्री में पढ़ रहे हैं एंड उनसे ना आज तक कभी पैसा मांगा गया, ना उनसे आज भी कभी भी जो है वो पैसा मांगा जाएगा। क्लियर सभी को यहाँ तक? तो आई गेस व्हाट इज फ्री एंड व्हाट इज पेड, ये सारा डिफरेंस अभी तक क्लियर है सभी को? यस, इज इट क्लियर? जितने भी लोग नए हैं क्लास में, अरे पुराने तो सबको पता ही है, पुराने तो जितने हैं उन सभी को क्लियर है। जो लोग नए आए थे क्लास में, मिस भदौरिया, नैना एंड और कौन कौन है नए, तेबराज, क्योंकि सब लोगों का यही होता है कि ये क्या सच में फ्री है क्या, है ना? ये एक सबका सबसे बड़ा डाउट होता है, ये क्या सबसे फ्री है? तो तेबराज आलम सबको क्लियर है, नैना, तेबराज आलम, यस, गुड। एंड आई गेस ये कोई पेमेंट है भी नहीं, मुझे नहीं लगना चाहिए कि एक वो कहते हैं ना बर्गर की पार्टी करने जाओ तो भी इससे ज्यादा जो है वो आपके पास पेमेंट जो है वो लग जाता है। सर इंजीनियरिंग तेरा, ओह गुड, क्लियर। तो आपको पेमेंट से नहीं, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल होता है सुनील लखावत के ऊपर, है ना, www.sunillakhavat.com के ऊपर। तो कभी भी आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप चाहें तो मेंबरशिप के थ्रू या फिर इंडिविजुअल कोर्सेज के थ्रू, आप कोर्स सेक्शन में जाओगे तो कोर्स सेक्शन में आपको इस तरीके से हर एक कोर्स दिख जाएगा। अब जो भी कोर्स देखना हो उस कोर्स के अंदर जाकर के जो है उस कोर्स को आप ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहला ये चीज तो जो है हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब बात आती है सर आप हमारी प्रिपरेशन जो है वो कराते कैसे हैं? तो देखो हम किस तरीके से प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे कराते हैं। हम लोग हर मंथ एक सब्जेक्ट जो है यहाँ पे उठाते हैं, पर मंथ एक सब्जेक्ट। जैसे अभी आपके पास यहाँ पे हिस्ट्री जो है वो चल रहा है, हम लोग इस हिस्ट्री को जो है वो पढ़ते जाएंगे। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास टाइम है कि सर मैं डेली का एक सब्जेक्ट ही जो है वो पढ़ सकता है, तो आप लोग हमारे साथ अपनी लाइव क्लासेस के थ्रू जो है सब्जेक्ट को आप चलाते जाओगे और आपकी हिस्ट्री की जो है प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद आप कहते हो कि सर नहीं मेरे पास तो जो है 2 आवर्स और भी है एक्स्ट्रा, मैं डेली का 4 आवर्स जो है वो पढ़ सकता हूँ, ठीक है, एंड मेरे को मेरी प्रिपरेशन जो है वो जल्दी जल्दी खत्म करनी है, मेरे पास अभी टाइम है 3 मंथ 4 मंथ का, इनमें मुझे जो है पूरी जल्दी जल्दी खत्म करनी है। तो आप अपनी इच्छा से जो कोई भी सब्जेक्ट चाहें वो रिकॉर्डेड सेशन जो है आप इसके पैरेलली जो है वो चला सकते हो। तो एक क्लास तो आपके पास हमेशा लाइव चलती रहेगी, इसके साथ में एक क्लास आप जो है वो रिकॉर्डेड आप अपनी मर्जी से जो है वो चला सकते हो। और इस तरीके से आपके पास पैरेलली दो दो सब्जेक्ट, या अगर आपके पास और टाइम हो तो पैरेलली तीन तीन सब्जेक्ट चला करके आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो 3 महीने 4 महीने 5 महीने जितना भी आप टाइम देते हैं उसके अंदर जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। अब ये प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है, पहले कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, बाद में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन सा फ्लो में आपके पास टॉपिक्स जाने चाहिए, ये आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो बनाने में हम लोग जो है आपकी हेल्प करते हैं। क्लियर सभी को? तो एक तो डेली लाइव क्लास आपकी होगी होगी जिसके अंदर आपका मेरे से इंटरेक्शन होगा, क्लियर, जिसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड एक जो है अगर आप चाहें तो आप लोग जो है साथ में एक या दो पैरेलल सब्जेक्ट्स भी जो है आप अपने चला सकते हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक? तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो प्रिपरेशन जो है वो करते हैं हम लोग। डन एवरीथिंग एवरीबॉडी? चलिए, ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। ओके, गुड टू गो। तो इस तरीके से हम लोग जो है आपकी स्ट्रेटेजीज जो है वो बनवा देते हैं। तो हर महीने यहाँ पर जो है एक मेंटरशिप सेशन होता है जिसके अंदर हम लोग वापस रिवाइव करते हैं कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली, जैसे मान लो जैसे मीनाक्षी डागा है, तरंग गिडवानी है यहाँ पे पहले से पढ़ रहे हैं, प्रिंस अग्रवाल है, सब लोग यहाँ पे जो पहले से पढ़ रहे हैं, इनकी हर महीने हम लोग वापस देखते हैं कि भाई आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से चल रही थी अभी तक आपकी क्या प्रोग्रेस है उसमें रही है। एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर हमें लगता है कि नहीं इस प्रिपरेशन में कुछ स्ट्रेटजी में बदलाव करने की जरूरत है तो फिर हम लोग उसके अंदर बदलाव सजेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू लाइक योर ओन अवेलेबल टाइम लिमिट, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप लोग प्रिपेयर करते हो। एंड दिस इज हाउ वी गाइस हेल्प यू इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। डन सभी को यहाँ तक? यस, चलिए, तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो अब हम लोग आज के सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं विच इज यूपीएससी एंड टाइमिंग इज एवरीथिंग। तो टाइमिंग देखो आपके पास यहाँ पे सब कुछ होता है। अब टाइमिंग किसी भी चीज में किस तरीके से आपके पास सब कुछ होता है ये चीज जाननी है। भाई एक स्टूडेंट आपके पास होता है जो कि क्लास टोटल वीक होती है क्या सर जी? हाँ जी, क्लास डेली चलती है, डेली। हम लोग किसी तरह की कोई छुट्टी वुट्टी जो है वो नहीं करते हैं अनलेस कोई अर्जेंट टास्क ना आ जाए। अगर मेरे को कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाता है तो फिर जो है वो क्लास नहीं हो पाती, कोई अनलेस कोई अर्जेंसी के, अदरवाइज क्लासेस जो है वो डेली चलती है ना, संडे वनडे कोई छुट्टी नहीं होती।
हम लोग एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद 4 से 5 दिन की इकट्ठे एक छुट्टी करी जाती है, ताकि उसके बाद जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा-सा आपको रिवीजन का टाइम मिल जाए, थोड़ा-सा कूल डाउन भी होने का टाइम मिल जाए। ये चीज़ यहाँ पे आपके पास होती है। डेली रात को 10 बजे यहाँ पे क्लास होती है आपके पास। डन? कल भी हुई थी, आज भी है और कल भी होगी। डन? चलिए। तो हम लोग बात करते हैं टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। टाइमिंग से यहाँ पर मतलब होता है कि अगर एक स्टूडेंट मान लो आज के दिन से प्रिपेयर करना स्टार्ट होता है एंड उसके पास एक्स नंबर ऑफ डेज जो है उसके एग्जाम के अंदर जो है वो बचे हैं। अब आपका जो रिजल्ट आना ना होता है ना, 1 आवर 2 आवर्स क्लासेस, ठीक है। अब आपकी जो रिजल्ट आपके पास आना होता है वो इस मेहनत के अकॉर्डिंगली रिजल्ट जो है आपके पास यहाँ पे आना चाहिए। सर फॉर एन एग्जाम्पल मान लो सर साथ साथ में प्रीलिम्स क्वेश्चंस भी कराते हैं क्या? अरे सब कुछ होता है, सब कुछ ही होता है यहाँ पे आपके पास। आपको इतना पढ़ा दिया जाता है कि जो लोग कहते हैं ना कि सर हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, आपको इस सेल्फ स्टडी में देखो एक बात बताता हूँ आपको। अर्जुन था ना, अर्जुन, अर्जुन को जानते हो आप सभी लोग? यस, अर्जुन थे ना, अर्जुन, महाभारत के अर्जुन। So I want to have a talk with you personally, maybe just for a few minutes. Whenever possible, I am completely new here. आप बात कर सकते हैं, नो इश्यूज। ठीक है, अभी क्लास के अंदर ही जो है आप बात कर सकते हैं। हाँ, तो अर्जुन थे ना, अर्जुन। इवन अर्जुन की भी खुद की मेहनत थी, ठीक है। सारी मेहनत जो भी उन्होंने तीर धनुष जो भी करा, उनकी खुद की जो है वो पूरी मेहनत थी। बट उनके पास भी एक गुरु थे। ही वॉज ऑल्सो हैविंग अ मेंटर। सो मेंटरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेदर यू आर गोइंग टू सम कोचिंग इंस्टीट्यूट, mentor you get mentorship there। महाभारत में जो अर्जुन होते हैं ना, श्री कृष्ण अर्जुन। एंड अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हो तो भी आपके पास जो है एक मेंटर जो है वो होना बहुत जरूरी होता है। तो ये चीज का ध्यान रखिए कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, आप कुछ गलत तो जो है वो चीजें नहीं पढ़ रहे हो, है ना। ऐसी चीजें तो नहीं पढ़ रहे हो जिससे कि मतलब कल को कोई फ्रूटफुल रिजल्ट जो है आपके पास यहाँ पे मिले ही नहीं। प्लस एक चीज होती है जो आपको डायरेक्ट करता रहे। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे मेनली हम लोग यहाँ पे ये चीज करते हैं। हम आपको पढ़ाते भी हैं, प्लस आपकी स्ट्रेटेजी बनाती है, उसको रिवाइज किया जाता है एंड आपकी सेल्फ स्टडी के लिए जो है आपको पूरे की पूरी तरीके से मोटिवेट, आपके पास पूरा का पूरा दिन बचता है जिसके थ्रू आप जो है सेल्फ स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। ये चीज होती है। डन? चलिए, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए मेरे को बोलने दो, उसके बाद जो है मैं आप लोगों से क्वेश्चंस लूंगा। उन क्वेश्चंस के ऊपर जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार मेरे को थोड़ा सा ये टाइमिंग इज एवरीथिंग वाला क्या कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है। ओके, चलिए, तो इसको समझते हैं। तो बात ये होती है कि आप जितना टाइम आपके पास है, आपके पास उसके अकॉर्डिंगली जो है आपके पास यहाँ पे प्रिपरेशन आपके पास होनी चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आज कोई स्टूडेंट है, उसने वेब के अंदर देखा कि यार यूपीएससी की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है, ठीक है। उन्होंने यूपीएससी की नोटिफिकेशन देखी एंड नोटिफिकेशन देखने के बाद उसने नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म फिल किया एंड फॉर्म फिल करने के बाद वो जो है अपनी प्रिपरेशन के लिए जो है वो बैठा। अब इस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली ये कितने मंथ के लिए प्रिपेयर करेंगे? सर ये 3 मंथ के लिए जो है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। अब आफ्टर दिस 3 मंथ्स ही विल बी अपेयरिंग इन हिज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नाउ अब दो चीजें आपके पास होती है, हो सकता है इनका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो एंड हो सकता है इनका प्रीलिम्स एग्जाम जो है क्लियर ना हो। इस केस में अगर प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो जाता है, वाह सर, बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 3 महीने की प्रिपरेशन के अंदर आपने प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया है। बट अगर इस 3 महीने की प्रिपरेशन के बाद अगर इसका एग्जाम क्लियर नहीं भी होता है, तो भी क्या इस आदमी को इतना दुख होगा क्या? यस, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी जैसी एग्जाम की प्रिपरेशन उन्होंने सिर्फ 3 महीने में ही करी है और इसमें अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है ना, तो भी ही विल फील मोटिवेटेड। वाई मोटिवेटेड? बिकॉज उनको ये लगेगा कि 3 महीने की प्रिपरेशन के बाद अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो इट्स ओके, मैं फिर भी मान लो 80%, सॉरी 80% तो नहीं, मान लो 80 या 70 मार्क्स जो है यहाँ पे ग्रैब कर पा रहा हूँ। तो इसके बाद इसको क्या मोटिवेशन मिलेगा सर? इसके बाद इनको मोटिवेशन मिलेगा कि आज से अगर अगले साल तक की मैं अगर प्रिपरेशन करता हूं, तो मैं अगले साल किस लेवल के ऊपर आकर के इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगा। तो एक ये मोटिवेशन जो है इनको यहाँ पे जरूर जो है वो मिलता है। इस वजह से मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि एग्जाम जो है आप लोगों को जरूर देना चाहिए। यस, ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। अब दूसरा सिनेरियो आप लोग सोचो, एक इंसान है जो अभी मान लो फर्स्ट ईयर में है अपने, कहाँ पर है? अभी अपने फर्स्ट ईयर के अंदर है।
अब जो फर्स्ट ईयर के अंदर है, मान लो 3 इयर्स का इसका डिग्री का एग्जाम डिग्री कोर्स है, एंड वो फर्स्ट ईयर में ही कह देते हैं कि सर हमको तो यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो करनी है। एंड उसके बाद मान लो 2024 के अंदर वो फर्स्ट ईयर में है, एंड 2027 के अंदर जाकर के अगर उसे यूपीएससी का एग्जाम जो है वो देना है। अब वो 3 साल तक यहाँ पे अपनी खूब प्रिपरेशन करता है, यहाँ पे तो मैं नहीं, जहाँ पे भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे खूब सारी अपनी प्रिपरेशन करते हैं। इसके अलावा कोई भी उनकी जो हॉबी होती है वो उसको परस्यू नहीं करते हैं, कोई पार्टी में नहीं जाते, क्या ना, कुछ भी नहीं, कि बस मुझे तो यूपीएससी प्रिपेयर करना है, यूपीएससी प्रिपेयर करना है, यूपीएससी प्रिपेयर करना है। एंड वो कहते हैं ना कि कल को जाकर के जब प्लेसमेंट का टाइम आता है तो वो प्लेसमेंट भी नहीं लेते, क्यों? वो यही कहते हैं, placements companies, these are not my cup of tea. I'll only go for यूपीएससी एग्जामिनेशन, आई हैव ओनली वन एम इन माई लाइफ, तो ऐसी ऐसी बातें जो है वो आपके पास यहाँ पे करते हैं। एंड जाकर के उसके बाद यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर जो है वो एग्जाम में बैठते हैं। अब एक बात बताओ, इनके पास भी वापस दो ही रिजल्ट आपके पास आ सकते हैं, आइदर ही इज गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन और ही इज गोइंग टू फेल इन द एग्जामिनेशन। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई इंसान 3 साल की प्रिपरेशन कर रहा है and he is just thinking about clearing that examination, is it the right fruit which he or she will be getting? Yes? नहीं? जो एग्जाम 1.5 साल की प्रिपरेशन मैं से मानता हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन 1.5 years एग्जाम, 1.5 years प्रिपरेशन, 1.5 साल से ज्यादा की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो और उसके बाद अगर आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है तो फिर कहीं पे गड़बड़ है ना? कहीं पर क्या है? गड़बड़ है, आपको राइट फ्रूट जो है वो नहीं मिला। या तो आप सीधा एग्जाम में बिल्कुल आपकी, जो कहते हैं ना, सिंगल डिजिट रैंक ही आपकी आनी चाहिए 3 इयर्स की प्रिपरेशन के बाद। बट अगर 3 इयर्स की प्रिपरेशन के बाद अगर आपका एग्जाम नहीं निकलता है तो वो एक बहुत बड़ा जो है वो आपके पास स्कैम हो जाता है। और इवन अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाए, बट एक लोअर रैंक अगर आप लेकर के आ रहे हो, 100, 200, 300 में अगर आपकी रैंक आ रही है, तो वो भी एक फ्रूटफुल रिजल्ट जो है नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप लोग अगले साल फिर वापस एग्जाम में बैठोगे जरूर, है ना? आप अगले साल फिर से वापस एग्जाम में जो है वो बैठते जरूर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप जितनी प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो है, यहाँ पे आपके पास रिजल्ट भी जो है आपके पास आना चाहिए। भाई आपके पास अपने टाइम को जो है वो पहचानना है। जो प्रिपरेशन 1.5 साल के अंदर हो सकती है उसके लिए आपको 1.5 साल ही देना है। अगर आप 2 साल देख रहे हो तो आप ये देखो कि आप जो 6 महीने अलग से दे रहे हो, जो 6 मंथ आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो एक्स्ट्रा मंथ आप क्यों दे रहे हो यहाँ पे, एंड इसका आपके रिजल्ट के अंदर किस तरीके से जो है चीजें होनी चाहिए। तो अगर आप लोग सिर्फ एक इंसान जो इस बार के यूपीएससी एग्जाम को लेकर के, है ना, मान लो जो अभी मार्च से लेकर के स्टार्ट कर रहा है एंड वो मई तक जो है वो पढ़ेगा 2024 के लिए, वो क्या करेगा सर? जिसने बिल्कुल फ्रेश स्टडी करी वो पॉलिटी पढ़ेगा, वो भी हिस्ट्री पढ़ेगा, वो भी इकोनॉमी पढ़ेगा, वो भी एनवायरमेंट पढ़ेगा, वो भी ज्योग्राफी पढ़ेगा, वो भी आईआर पढ़ेगा, एंड साइंस एंड टेक पढ़ करके अपना एग्जाम जो है वो देगा। यस। बट 3 महीने की प्रिपरेशन में ना सिर्फ यही पॉसिबल है। ये करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, वेल एंड गुड। ये करता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो भी इट्स ओके, क्योंकि सिर्फ 3 महीने की प्रिपरेशन थी। यस। बट अगर एक इंसान आज से प्रिपरेशन करना अपना स्टार्ट करता है मार्च 2024 से, एंड उसका एग्जाम 2025 में है या 2026 में है, और वो इस पूरे साल भी सिर्फ इन सब्जेक्ट्स को पढ़ता ही है, तो क्या वो सही पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है? नो, ही इज टू मच स्लो इन हिज प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि अब उसको सिर्फ ये पढ़ना ही नहीं है, उसको इसके साथ साथ इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। एंड अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यस और नो? आप अपने टाइम का फुल यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं कर पा रहे हो। यस और नो? भाई आप अपने टाइम का फुल यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं कर पा रहे हो। भाई बहुत सिंपल सी बात है, आप जिम में जाते हो, मान लो आप जिम में वर्कआउट करने के लिए जो है वो गए, सर हिस्ट्री स्टार्ट कब करेंगे? हिस्ट्री चल तो रहा है। यस सर। आज हिस्ट्री की क्लास नहीं करेंगे, आज तो हमारा ये सेशन ही चलेगा पूरा। यस, इसकी जगह कल जो है हिस्ट्री क्लास होगी और थोड़ी सी कल एक्सट्रैक्टेड होगी, क्योंकि कल हम जो है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। यस। बट ये ध्यान रखना, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। Yes. तो यस, तो मैं क्या कह रहा था, मान लो आप जो है जिम जाते हो एंड आपके पास ना आधा घंटा है वर्कआउट करने के लिए। अब अगर आधे घंटे में से 15 मिनट आपने ना वो उसमें लगा दिए, क्या कहते हैं, जो सिर्फ वार्म अप करने के अंदर, तो आपके पास एक्सरसाइज करने का टाइम कितना बचा? 15 मिनट का। तो जब आधा घंटा ही आपके पास जिम में होता है तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो फिर आपको जो गाइड्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं, जो आपके ट्रेनर्स होते हैं, कि सर आप अपने घर से पैदल आओ यहाँ पे, या साइकिल चला करके आइए, ताकि जब तक आप आ रहे हो या रनिंग करके आओ तब तक आपका वार्म अप सेशन कंप्लीट हो जाए। या फिर सीढ़ियां चढ़ करके आओ,
ताकि यहाँ पे आते ही आप सीधा वर्कआउट करना जो है वो स्टार्ट कर दो, ये होता है। बट वहीं पे अगर आप मान लो जिम में 2 घंटे के लिए आप जाते हो, 2 घंटे के लिए जाते हो, तो फिर आपको जो है वो क्या करेगा, आपको प्रॉपर वार्म अप भी करवाएंगे, वार्म अप के बाद आपकी पूरी एक्सरसाइज भी कराएंगे। उस एक्सरसाइज के बीच में जो एक नेसेसरी गैप होता है ना, आधे मिनट का, 1 मिनट का, 2 मिनट का जो गैप होना चाहिए, वो भी आपका कराया जाएगा। उसके बाद जब एक्सरसाइज आपकी हो जाती है, उसके बाद आपकी मसल्स को कूल डाउन करने के लिए जो चीजें होती है, वो भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो चीजें होगी। एंड वो पूरे 2 घंटे का सेशन होता है। उस 2 घंटे के सेशन का रिजल्ट आपको आपकी बॉडी के ऊपर 1-2 महीने के अंदर ही जो है वो दिखने लग जाता है। बट क्या आधे घंटे में ये सब चीजें पॉसिबल है? नहीं होती। आधे घंटे में तो आधे घंटे जैसी ही एक्सरसाइज होगी, करेक्ट? ये बात मानना है कि इफ यू आर हैविंग हाफ एन आवर ओनली ना, देन यू विल डू एक्सरसाइज अकॉर्डिंगली ओनली, है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्सरसाइज कर पाओगे। बट अगर आपके पास 2 घंटे हैं एंड उन 2 घंटों में भी आप वो आधे घंटे वाली एक्सरसाइज ही कर रहे हो, तो क्या आपने आपके टाइम का सही यूटिलाइजेशन किया? यस, नहीं ना। तो कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि एक इंसान जो 2024 की प्रिपरेशन कर रहा है, वो भी इन 3 महीने में इतना ही पढ़ेगा। एंड अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, 2026 की तैयारी कर रहे हो, उसमें आप भी सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हो, तो फिर तो ये टाइम निकालने का मतलब ही नहीं रह जाता। यस। तो जितना आपका लंबा स्ट्रेच बनता है कि सर मैं तो 2026 में एग्जाम दूंगा या 2027 में एग्जाम दूंगा, उतने ही कंपोनेंट्स आपकी प्रिपरेशन के अंदर ऐड होते जाते हैं। यस सुनो, उतने ही कंपोनेंट्स आपकी प्रिपरेशन के अंदर जो है यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। अब सर ये बताओ कि वो कंपोनेंट्स जो है आपके पास यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं? तो जो सबसे इसेंशियल कंपोनेंट्स आपके पास होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई हार्डली 5 मंथ गेम, ठीक है, 5 मंथ्स गेम जो हम लोग बोलते हैं, ये 5 महीने में आपको क्या क्या करना होता है? ये 5 महीने में आपको टोटली आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन वाले सब्जेक्ट है वो करने होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे आपके पास पॉलिटी है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे आपके पास पॉलिटी हो गया है, उसके बाद आपके पास एनवायरमेंट है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, आईआर है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स ना आपके, और तो कोई सब्जेक्ट बचा नहीं ना, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी एंड आईआर वगैरह सब हो गया। यस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके 5 मंथ होने चाहिए। अगर आप 5 महीने से ज्यादा इसमें ले रहे हो, तो फिर जो है आप गलत कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 महीने ले सकते हो। साइंस एंड टेक प्लीज अलग, साथ में नहीं कर सकते आप, है ना, मैंने इसीलिए लिखा भी नहीं साथ में, इनको अलग ही करना होता है। साइंस एंड टेक हो गया, सी सेट हो गया, अलग से टाइम निकालो। इनके साथ में नहीं, इनके साथ में तो यही चलेंगे। ठीक है, हर किसी के, देखिए मैं उसकी प्रिपरेशन का आपको टाइम बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ये कंप्लीटली सर मेमोरी बढ़ाने के लिए कोई टिप करेंगे? यस, बिल्कुल दूंगा मैं, है ना। जो 3 रिटेंशन मेरा प्लान होता है, हम उसको भी जो है वो जरूर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपके सारे क्वेश्चंस लूंगा कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस है आपके। तो ये चीज होती है, 5 महीने में आपको ना ये प्रिपरेशन आपको करना होता है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट मंथ वापस एक सेकंड फेज आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन का चलता है ना। ये तो हो गया फेज नंबर 1। उसके बाद आपके पास होता है फेज 2। फेज 2 में आप वापस 5 से 6 महीने ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको ऑप्शनल की प्रिपरेशन करनी होती है, एंड प्लस जीएस पेपर 4 आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस ये जितना भी आपने पढ़ा है ना, इसका आपको रिवीजन करना होता है। एंड जब ये पढ़ लिया, तो इसी टाइम में आपकी इसकी न्यूज़पेपर रीडिंग भी जो है करनी होती है। अब देखो, एक बहुत सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ। फेज 1 है, जिसके अंदर हम लोग स्टैटिक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगर आप में से कोई स्टूडेंट फेज 1 के साथ ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और डेली न्यूज़पेपर पढ़ने में 1 घंटा जो है वो यहाँ पे 1 आवर जो है वो लगा देता है, 1 आवर, 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने में जो है। जब आप स्टार्टिंगली, अगर आपने स्टैटिक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर रखे हैं और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो फिर आपको टाइम लगेगा और आप अननेसेसरली उसमें टाइम वेस्ट जो है वो करोगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी है, कौन सी नहीं है, कौन सी न्यूज़ पढ़नी है, कौन सी न्यूज़ नहीं पढ़नी है, यही पता नहीं चलता। तो एक्चुअल में जो फेज 1 में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वो एक्चुअली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। रेदर देन उस टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ने के आपको क्या करना चाहिए, आप एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और चला लो एंड उस सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करिए। इसी तरीके से आपकी 5 मंथ्स के अंदर जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन, जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है, वो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट होती है। फिर फेज 2 में आप आते हो, आपको ऑप्शनल की प्रिपरेशन करनी है, जीएस पेपर 4 लगाना है, जितना भी पढ़ा वो रिवीजन करना है, और अब आपको न्यूज़पेपर को ऐड कर लेना है। जब ये सारी प्रिपरेशन आपके पास हो जाती है, तो 10 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर आपकी यूपीएससी की कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट अफेयर्स, मतलब जितना नॉलेज वाला गेम है ना आपका, वो सारा का सारा आपका कंप्लीट हो गया। यस सुनो, वो सारा का सारा आपका कंप्लीट हो गया।
ये तो है बेसिक नेसेसिटीज इस एग्जाम की। अब उसके बाद आपके पास आता है फेज 3। इस फेज 3 के अंदर आपको जितना भी आपने फेज 1 एंड फेज 2 आपके पास लगा है, जीएस पेपर 4 आपके पास होता है जिसमें मॉरल वो आता है ना सब, ये सारा एथिक्स वाला पेपर। फेज 1 और फेज 2 में आपने जितना भी पढ़ा इसको आपको रिवाइज करना है, एंड इनकी आपको टेस्ट सीरीज जो है वो ले लेनी होती है। खूब सारे टेस्ट दो आप। कई सारे लोग क्या करते हैं, शुरू से जैसे ही आज से प्रिपरेशन करी करनी स्टार्ट करी यूपीएससी की, आज से ही टेस्ट सीरीज, आज से ही आंसर राइटिंग, आज से ही ऐसे राइटिंग, सब जो है वो उसी दिन से जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। बट उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता, आप एक्चुअल में अपना टाइम खराब करते जाते हो। जब आपकी फेज 2 की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अब आपके पास सब कुछ आता है कि इनको रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज लो। यस, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो आंसर राइटिंग करनी होती है, एज मच आंसर एज यू कैन राइट। आपके सारे आंसर राइटिंग्स होंगे, एंड जितने भी आपके बाकी के सब्जेक्ट्स जो है आपके पास हैं, ये पूरे 1 साल की हो गई ना, हाफ ईयर यहाँ लग गया, हाफ ईयर यहाँ लग गया, हाफ ईयर उसके आगे जितने भी ईयर्स हैं वो सारे आपके पास यहाँ पे आएंगे। इसमें आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है, इसमें आपको ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस जो है आपके पास यहाँ पे करनी होती है। एंड यहीं पर अगर आप लोग देखते हो तो जितने भी आपके दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री आपके पास हो गया, सोसाइटी आपके पास हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट आपके पास हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन, साइंस एंड टेक आपके पास हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको तब जो है जाकर के आपको करनी चाहिए। तो ये इस तरीके से हम लोग 1.5 ईयर्स की ना, 1.5 साल की कंप्लीट स्ट्रेटजी जो है आपके पास यहाँ पे बनती है। तो 1 साल तो पूरा आपको नॉलेज गेन करने में ही जो है वो लगाना होता है। उसके बाद उस नॉलेज के बेसिस के ऊपर आप अपनी प्रिपरेशन को निखारते हो। अब यहाँ पे अगर आप इससे ज्यादा कहीं पे भी टाइम लगा रहे हो कि सर मैं तो 1 साल तक ना ये पॉलिटी, 1 महीने पॉलिटी पढ़ लिया, फिर एनवायरमेंट पढ़ूंगा, फिर इकोनॉमी पढ़ूंगा, आप एक्चुअली स्लगिश हो अपने प्रिपरेशन में, स्लो हो आप अपने प्रिपरेशन में, एंड देर इज हाई पॉसिबिलिटीज कि आपको अपने फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस डेप्थ तक उस सब्जेक्ट को कभी समझ नहीं पाओगे। अगर आप इससे ज्यादा टाइम लेते हो तो ध्यान रखना आप उस डेप्थ तक कभी भी उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप वापस रिवाइज करने के लिए आओगे तब तक बहुत सारे ऐसे फाइन पॉइंट्स होते हैं सब्जेक्ट के, वो सब्जेक्ट आप भूल जाओ, वो पॉइंट्स आप भूल जाओगे, या उन पॉइंट्स के ऊपर उतनी अच्छी पकड़ जो है आपकी नहीं बन पाती। क्लियर सभी को? तो ये जो है हमारी एक प्रिपरेशन की आपकी एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, एक पूरी की पूरी आपकी प्रिपरेशन की का साइकिल जो है आपके पास यहाँ पे चलना चाहिए। अब कई सारे लोग होते हैं जो कहते हैं सर हम पहले तो ऑप्शनल की प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद हम जीएस पेपर की प्रिपरेशन, जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे। ये भी गलत है। ठीक है, फेज 3 समझ नहीं आया? देखो फेज 3 में आपको जितना भी आपने पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आपने कर ली, जो ऑप्शनल आपने पूरा पढ़ लिया, उस पूरे का आपको रिवीजन करना होता है, एंड उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। पहले तो भाई जैसे आपने रट लिया, जितना भी सब्जेक्ट का टॉपिक है आपने उसको पूरा फेज 1 में आपने सब कुछ पढ़ा है, उसके बाद फेज 2 में आपने उसको वापस रिवाइज किया है, फेज 3 में आप उतना वापस रिवाइज करोगे, मतलब आप अभी तक तो अपने नोट्स ही रिवाइज कर रहे हो, एंड नोट्स को न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंगली अपडेट करते जा रहे हो। उसके बाद अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जिससे कि वो सब कुछ और अच्छे से आपका रिवाइज होगा। डन? सर मुझे मीडियम में प्रॉब्लम हो रही है। अ, अभी डिस्कस करते हैं आपको क्या चीज़ प्रॉब्लम है मीडियम में, है ना? अभी मैं आप लोगों के सबके क्वेश्चंस लूंगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम लोग देखेंगे। तो ये आपके पास फेज 3 जो है आपके पास होता है, जहाँ पे ये सारी चीजें आपको करनी है। अब अगर यहाँ पे कहीं पे भी अब आपका जो चीज यहाँ पे एक्सटेंड होनी चाहिए ना, कि सर मैं तो मान लो 2027 में पेपर दे रहा हूँ, मेरे लिए तो 1.5 महीना मतलब 1.5 साल, मतलब ये तो अभी खत्म हो जाएगा, मैं इस 1.5 साल को कब प्रिपेयर करूँ? तो देखो आपकी प्रिपरेशन के टाइम तो आपका आज ही है ना? अभी से जिस दिन आप जाग जाओ उसी दिन से सवेरा है। जिस दिन आपको लग जाए कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, उसी दिन से आपको प्रिपेयर करना है। आपके पास डिपेंडिंग ऑन द टाइम, ये जो टाइम पीरियड है फेज 1 और फेज 2, ये तो आपका विद इन 1 और मतलब मान लो 1 साल, 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स ये तो आपका खत्म होना ही चाहिए। जो चीज एक्सटेंड कर सकती है आपके टाइम लिमिट के अकॉर्डिंगली, वो आपके पास होता है फेज 3। क्योंकि फेज 3 में आप जितना टाइम बिताओगे, जितने एफर्ट्स आप फेज 3 में दोगे, उतनी हायर जो है आपकी रैंक जो है आपके पास बनेगी, उतनी अच्छी जो है आपकी रैंक बनेगी। क्योंकि एक्चुअल प्रिपरेशन फेज 3 है। यस और नो? जो भी लोग 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने 1-2 बार यूपीएससी का एग्जाम दे दिया ना, उन लोगों को पता है कि हाँ फेज 3 की इंपॉर्टेंस यहाँ पे कितनी है। फेज 3 पूरा कॉन्फिडेंट प्रिपरेशन होती है आपकी, जिसमें पता होता है कि अपना एग्जाम निकलना है इस बार। और जो फेज 1 और फेज 2 में अटके होते हैं वो हमेशा डर रहे होते हैं कि प्लान बी लूं क्या मैं, कुछ प्लान सी होना चाहिए क्या मेरा कुछ। ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो क्या क्या चीजें हैं आपके पास, क्या क्या कह रहे हैं?
रमेश देशमुख कह रहे हैं, बट सर फर्स्ट फेज में इतना पूरा सब्जेक्ट पढ़ा कर रिवीजन कैसे करोगे, कॉज इनका रिवीजन फेज में करेंगे तब तक भूल जाएंगे। नहीं भूलेंगे, मैं बताता हूँ कैसे नहीं करता। रिवीजन करने की भी तरकीब होती है। सर मैं सबसे पहले यूट्यूब से मैराथन क्लास सुनता हूँ, उससे माइंड में सब्जेक्ट का मेन मेन ध्यान मिल जाता है, उसके बाद अंदर घुसता हूँ। क्या ये स्ट्रेटेजी ठीक है? नहीं। उसके बाद एक्चुअली मैं 10th हिंदी मीडियम में था एंड 12th इंग्लिश मीडियम में। कोई बात नहीं देवराज, आप बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। 10th मेरी भी हिंदी मीडियम में थी, इंग्लिश मेरी, मतलब मैं फिफ्थ तक इंग्लिश मीडियम में रहा हूँ, फिर फिफ्थ से लेकर के सिक्स से लेकर के 10th मेरी हिंदी मीडियम में रही है, उसके बाद मैं वापस इंग्लिश मीडियम में आया। ये सब चला है, और इंजीनियरिंग इंग्लिश मीडियम में करी है। अरे आप तो बिल्कुल ही मेरे जैसे हो। तो मीडियम में प्रॉब्लम होता है, और मैं किस मीडियम में पेपर लिखूं समझ नहीं आता है। तेवराज देखिए, आपकी पूरा मेरे को आपको समझना पड़ेगा, हम आपसे बात करेंगे, और बात करने के अकॉर्डिंगली कि भाई आपकी इंग्लिश एक्चुअली है कैसी भी, प्लस आपको कौन से ईयर में प्रिपरेशन करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो ऐसे जस्ट मैसेज देख करके नहीं, अभी थोड़ी देर में हम लोग आपसे बात करते हैं, उसके बाद उसके हम इस चीज को डिसाइड करेंगे। ठीक है, प्लीज एक बात का ध्यान रखना। ये जो आप मैराथन सेशंस वगैरह से थोड़ा बहुत एक आइडिया ले लेना, वो तो सही नहीं है। सर मैं यूपीएससी का फॉर्म फिलअप नहीं किया है, लेकिन बीपीएससी का प्रिपरेशन करता है, क्या इस क्लासेस में हेल्प होगी? देखिए बिहार वाले में तो हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, बट जो सेंटर का जितना भी है उसमें वो सब हम आपको पढ़ा देंगे। इंडिया लेवल का जितना भी होता है वो सब हमने पढ़ रखा है ना। स्टेट पीसीएस के अंदर हम लोग अभी तक नहीं जा रहे हैं। तो ये चीज आपके पास होती है। ओके है ना, ये चीज आपके पास है। अब दो तीन क्वेश्चन जो ने अभी तक मेरे को आपके पास समझ में आए हैं, वो एक क्वेश्चन तो है आपका सर रिवीजन का, कि रिवीजन जो है आप लोग यहाँ पे किस तरीके से आप लोग करते हैं। सबकी यही जो है आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सर रिवीजन जो है हम लोग किस तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो रिवीजन को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले तो देखो मैं आपको ये बताता हूँ, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट को हम लोग किस तरीके से जो है वो पढ़ने के लिए कहते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अब देखो, एक तो आप कोचिंग क्लास में मान लो किसी क्लासेस के अंदर आप जाते हो, तो उन क्लासेस के अंदर आपका टाइमिंग क्या रहता है कि सर दिन में 4 बजे क्लास करने के लिए बुला लिया, और रात के 8 बजे तक जो है या रात के 10 बजे तक जो है वो क्लासेस ही चल रही हैं। और उसके बाद दिन में जो है आपका कॉलेज भी होता है, कईयों के आपकी जॉब भी होती है, कईयों को इनके उनके से मिलने भी जाना होता है, एंड इस वजह से आपको सेल्फ स्टडी में जो है वो टाइम नहीं मिल पाता है। बट एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें, आपको कम टाइम क्लास में बिताना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको सेल्फ स्टडी जो है वो करनी होती है। क्योंकि जितनी ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही आपका चांस बनेगा। अगर कोचिंग जाने से किसी का सिलेक्शन होता तो कोचिंग में जितने भी पढ़ रहे होते हैं सबका सिलेक्शन होता। सिलेक्शन किसका होता है? जो खुद पढ़ता है, जिसकी सेल्फ स्टडी। याद तभी होगा, क्लास अटेंड करने से याद नहीं होता। याद तब होता है जब आप पढ़ते हो, खुद से पढ़ना होता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको क्या है, सेल्फ स्टडी का ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो दिया जाता है। जैसे आज का दिन हम देखते हैं, टुडे। आज आप रात को 10 बजे यहाँ पे क्लास करते हो, हमेशा यही होगा, हमेशा रात को 10 बजे आपके पास क्लास चलेगी। उसके बाद वापस जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कल रात को वापस 10 बजे होगी। इसका मतलब कल का आपके पास पूरा का पूरा दिन बच जाता है आपकी प्रिपरेशन जो है वो करने के लिए। जॉब वालों को भी बताएंगे कैसे करना होता है। आपके पास पूरा का पूरा दिन बच जाता है प्रिपरेशन करने के लिए, जिसमें आप अपनी सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी जो है वो करते हो। अब सर ये कैसे करते हैं? तो पूरे दिन में जो भी आपको आज पढ़ाया है उनकी नोट्स प्रिपरेशन करना है, उस सब्जेक्ट के बारे में रिसर्च करनी है, ये सब आप कर सकते हो। एक सब्जेक्ट आप चाहो तो साथ में रिवीजन का आप उठा सकते हो। एक सब्जेक्ट को आप वापस रिव्यू कर सकते हो बेटर रिटेंशन के लिए, कि मैंने जो चीज टॉपिक पढ़ लिया है, ये जो 3 टाइम्स रिटेंशन वाली बात करता हूँ, ये वाली बात यहाँ पे होती है। एंड ये सब करने के बाद आपको नेक्स्ट डे जो है वो वापस थर्ड टाइम आपको क्लास के अंदर जो है वो आना होता है। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एक स्टूडेंट को सर पढ़ना कैसे चाहिए होता है, जिससे कि मैक्सिमम टाइम के लिए आपके पास चीजें जो है वो याद रहे। तो इसके लिए हम लोग दो तरकीब, मतलब दो वे जो है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो तरीका आपके पास होता है, मेथड नंबर 1। ठीक है, मेथड 1 में, या मेथड 1 नहीं, सबसे पहले तो पढ़ा कैसे जाए, है ना, हाउ टू स्टडी, इसी को डिस्कस करते हैं। कई सारे लोग होते हैं, किताब लिया, बन 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 करना, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसे भी नहीं पढ़ना है आपको। तो फिर कैसे पढ़ना होता है? सर आप देखिए कि आप एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो। मान लो आपने एक सब्जेक्ट के लिए 2 आवर्स जो है वो निकाल रखे हैं। अब 2 आवर्स अगर आपने एक सब्जेक्ट के लिए निकाल रखे हो, तो आपको इस सब्जेक्ट 2 आवर्स को दो पार्ट में आपको डिवाइड करना होता है। फर्स्ट 30 मिनट्स प्लस 1 आवर एंड 30 मिनट्स, दो स्लॉट में जो है आपका टाइम जो है वो डिसाइड होगा। जो फर्स्ट 30 मिनट्स होते हैं, इसमें आपने जितना भी अभी तक इस सब्जेक्ट में पढ़ा है
जैसे एक टीचर आपको हमेशा पढ़ाता है तो हमेशा क्या करता है, जैसे आज मैं आपके पास कभी भी कोई भी क्लास लेने आता हूँ, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, जितना मैंने आपको कल पढ़ाया था उस टॉपिक में हमने जितना अभी तक पढ़ लिया है, उसको हम लोग पहले पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं, एंड उसके बाद जो मैं उसको आपको हमेशा आगे पढ़ाता हूँ। यस सर, सो आई हैड अ क्वेश्चन इन फर्स्ट फेज, हाउ टू स्टार्ट मेकिंग नोट्स, वी विल डिस्कस इट रमेश देशमुख, है ना। अभी मैं क्वेश्चन लूंगा, वहां पे आप मुझे बताइएगा ये सारे। तो सबसे पहले आपको क्या कराते हैं, एक टीचर आपको हमेशा पहले पूरा रिवाइज कराता है, उसके बाद वो आगे पढ़ाता है। मैं भी यही सेम सारे लोग यही करते हैं। वही चीज आपको अपनी पढ़ाई में भी करनी होती है। इनिशियल 30 मिनट्स में आप हमेशा रिवाइज करो कि आपने अभी तक इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में कितना पढ़ लिया है। इससे क्या होगा, आप एक टॉपिक को डेली डेली रिवाइज करते जाओगे ना, तो वो एकदम से आपके दिमाग में जो है वो बैठ जाएगा। एंड जो नेक्स्ट 1 and 30 आवर्स होते हैं, इसमें क्योंकि आपने पहले सब कुछ बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, तो कई बार क्या होता है, इंटरलिंकिंग टॉपिक्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। यहाँ पर आकर के आपको न्यू जो भी आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट में, न्यू मटेरियल जो भी आप उस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, उसको जो है आपको पढ़ना होता है। जो भी नया टॉपिक आप उसमें पढ़ रहे हो, उसको जो है आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। नेक्स्ट डे आप जब भी कभी भी ये वापस लौट लोगे, ये सेशन आप लोगे, मान लो पॉलिटी अगर आप इन 2 घंटे के अंदर पढ़ रहे हो, तो अगली बार वापस यही पढ़ना है ना, कि पहले रिवाइज कर लिया फिर आगे पढ़ा, पहले रिवाइज कर लिया फिर आगे पढ़ा। अब कई सारे लोग इसमें क्या करते हैं, उल्टी अप्रोच अपनाते हैं कि पहले तो मैं पढ़ लूंगा न्यू मटेरियल को और बाद में मैं रिवाइज कर लूंगा। ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि आप 1.5 घंटे के लिए नया तो पढ़ लोगे, बट जो लास्ट का रिवीजन टाइम होता है उसमें लोग आलस कर जाते हैं। जो लास्ट का रिवीजन टाइम होता है उसमें जो है उसमें लोग आलस कर जाते हैं, एंड इस वजह से रिवीजन स्किप हो जाता है। बट हमेशा ध्यान रखना, इस प्रिपरेशन में कितना आप आगे पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। यूपीएससी की प्रिपरेशन में कितना आगे पढ़ रहे हो ना, कितने सब्जेक्ट आपने कवर्ड के लिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना आपने पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए रिवीजन मस्ट है। आगे चाहे आज आप मत पढ़ो, नॉट नेसेसरी, इट्स ओके। किसी दिन बैठ करके पूरा एक ही दिन में खींच लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो पिछला पढ़ रखा है वो आपको याद होना ही होना चाहिए। अगर जो आज पढ़ा उसको हम आज के 10 दिन बाद जाके भूल गए, तो फिर आज पढ़ने का क्या फायदा निकला, अगर उसी को वापस पढ़ना पड़ रहा है तो। यस, इसलिए आपकी पढ़ाई इसी तरीके से होनी चाहिए कि आपसे वो चीजें जो है वो कभी भी भूले नहीं। इसलिए हमेशा रिवीजन मस्त है, आपको रिवाइज जो है जरूर करते ही करना है। तो मैंने लास्ट टाइम यूपीएससी का एग्जाम दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, अभी फॉर्म सबमिट किया है। आप स्ट्रेटजी बता दीजिए, इस ईयर अटेम्प्ट निकालना है। ओके सिमरजीत कौर, वी विल श्योरली डिस्कस अबाउट इट। यस, तो एक और स्टूडेंट हो गया हमारे पास, सिमरजीत कौर, जो 2024 का एग्जाम दे रहे हैं। गुड। तो ये आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी जो है आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये तो एक, अब इससे तो क्या होगा कि आप रिवाइज बहुत अच्छे से कर पाए। बट ये एग्जाम ना एक्चुअल में अब रिवीजन का भी नहीं है, अब ये एग्जाम है रिटेंशन का। रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन होता है कि जो आपके माइंड में, देखो, एक चीज को आपको हमेशा समझना होता है, ये कौन है सर? ये आप हो। और ये कौन है सर? ये बुक है। आप इस बुक को 100 बार पढ़ लो, 100 टाइम्स आप इस बुक को पढ़ लो, वट एवरी टाइम यू आर डूइंग इज यू आर फीडिंग इंफॉर्मेशन इन योर माइंड। ये सुनो, आप अपने माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो? इंफॉर्मेशन को फीड कर रहे हो। मतलब सिर्फ और सिर्फ इनपुट चल रहा है आपके दिमाग में। इज देयर एनी काइंड ऑफ आउटपुट इन रिवीजन? नो सर, आउटपुट नहीं निकला ना रिवीजन में कोई भी। आउटपुट रिवीजन के अंदर जो आपके पास नहीं निकला। अगर आपके माइंड से आउटपुट निकलने लग जाए तो वो चीज, यस इट्स रियलिटी, ऑब्वियसली ये है। चाहे आप 100 बार रिवाइज कर लो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हो, है ना। इनपुट 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 ही है, आउटपुट नहीं है। तो आउटपुट कैसे कब आता है? आउटपुट आता है, मान लो आपने जो भी कल पढ़ा, अब आपने आपके पास में एक स्टूडेंट को खड़ा कर दिया, बोला यार मैंने अभी अभी ना 1857 की रिवॉल्ट जो है वो रिवाइज करी है, एक काम करो, आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम मी दिस, है ना, इसमें से मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछो। अब जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तब आपका माइंड रिस्पॉन्ड करेगा, और तब आप सोचोगे और आप बोलोगे, और तब आपका माइंड रिस्पॉन्ड कर रहा है। जो चीज आपने इस तरीके से आंसर बोल दी, अब आप उस चीज को कभी भी नहीं बोलोगे। तो आई एम लॉ स्टूडेंट, आई एम कंफ्यूज अबाउट कि जुडिशरी की प्रिपरेशन करूंगा मैं यूपीएससी, क्या ठीक रहेगा? दीक्षा मीणा, वी विल टॉक टू यू, है ना, आपका पर्सपेक्टिव एक बार जानेंगे, उसके बाद वी विल डिस्कस ना। ऐसे जस्ट मैं अभी एकदम से बोल दूं कि नहीं आप तो यूपीएससी कर लो या नहीं आप जुडिशरी कर लो, ऐसे कुछ नहीं ना, वी विल स्पीक अबाउट इट। सर स्वामी विवेकानंदा जी का सब कैसे याद रहता था, पेज नंबर भी?
मैं उनसे बात करूंगा एक बार ना। एक बार वो जो ट्रायंगल वाला मेथड है उनसे बुलाएंगे, देखेंगे, पूछूंगा मैं उनसे। करेंगे ना। उनका फोकस बहुत अच्छा था। उनका फोकस बहुत अच्छा था। एंड प्लस एक ये भी चीजें समझो यार, मैं एक बात बताता हूँ, देखो, एक आदमी कहता है कि मेरे को हर मूवी की स्टोरी याद रहती है ना, डायलॉग टू डायलॉग सब कुछ याद रहता है। और एक और आदमी होता है जिसको हिस्ट्री पढ़नी है और उसको सब कुछ याद रखना है। क्या चीज याद रखनी ज्यादा आसान है, आप ये भी देखो कि वो याद रख क्या रहे हैं, है ना, वो याद रख क्या रहे हैं, आप वो भी तो देखिए, है ना। उनको यूपीएससी का सिलेबस थोड़ी ना याद करना होता था कि फैक्ट याद करना है पूरा का पूरा। स्टोरीज याद होती थी, मॉरल्स याद होते थे, क्या करना चाहिए ये याद होता था। ये सुनो, तो ये भी देखिए कि याद करना क्या है, कौन याद कर क्या रहा है। आज एक डॉक्टर होता है, उसको किसी भी टाइम रात को 10-12 बजे भी नींद से उठा करके किसी मेडिसिन का नाम पूछो, उसको याद होता है। उस मेडिसिन का फॉर्मूला पूछो, उसको फॉर्मूला भी याद होता है कि इस मेडिसिन का फॉर्मूला क्या है। बट क्या वो हर चीज ऐसे ही याद कर लेते हैं क्या? नहीं ना, बाकी दूसरी चीजें पूछोगे थोड़ी ना याद रहेगी उनको। यस, तो ये भी ध्यान रखो कि वो याद कर क्या रहे हैं। तो उनके टाइम में जो वो चीजें याद करते थे वो मोरालिटी वाली चीजें होती थी। यस, है ना, वो सब चीजें होती थी। वो याद रखना बहुत आसान होता है। नो डाउट, उनको जितनी चीजें उनको याद थी, वो एक माइंड के लिए रखना, एक एक आम इंसान के लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीजें होती है ना। वो प्रैक्टिस के साथ आती है कि वो कितना फोकस्ड थे, वो सब चीजें होती है। तो वो थोड़ी ना हिस्ट्री की पूरी क्रोनोलॉजी जो है वो याद कर देते थे, वो चीजें। चलिए, एनीवेज हम ये देखते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपने एक इंसान को खड़ा कर दिया और आपने बोला कि भैया मेरे से क्वेश्चन पूछो, अब जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसका आंसर जब करोगे तब आपका माइंड जो है वो क्या करता है, बताता है कि हाँ ये इसका आंसर है, और आपके माइंड ने क्या किया है, रिस्पॉन्ड किया है, मतलब आपके माइंड से आउटपुट आया है। अब माइंड से जिस चीज का आपका आउटपुट आ गया ना, अब इस चीज को आप भूलोगे नहीं कभी। बट अब इसमें एक कैच है, एक प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है कि आपको हमेशा ना ये एक इंसान चाहिए जो आपको बार बार रिवाइज कराता रहे, जो आपसे बार बार पूछता रहे क्वेश्चन को। एंड इट इज रियली वेरी हार्ड टू गेट अ पर्सन लाइक दिस, जो आपके पास हमेशा आपकी प्रिपरेशन में साथ रहे। अगर आपको ऐसा आदमी मिल भी गया ना तो भी इसकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो इसने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर नहीं दिया, देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि वो आपको यहाँ पे जो है वो नेगेटिव भी कर देगा। या सुनो, आपको धुतकार देगा, क्या पढ़ रहा है तू भाई, है याद ही नहीं रहता तेरे को, कितनी बार मेहनत करेगा। सर मैं पढ़ने बैठती हूँ, कुछ देर बाद लगता है पढ़े, ऐसा क्यों होता है? ना पढ़े, वी विल डिस्कस इट ना। आपको अपनी पढ़ाई पढ़ने के मेथड्स के ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। तो ये चीज जो है यहाँ पर आपके पास होती है कि देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि ये इंसान ना आपको जो है वो नेगेटिव बना देगा। अब मैं पहले थोड़ी देर में एक बार जो कंसेप्ट आपको बताना है पढ़ने का, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक एक करके जो है वो सारे क्वेश्चंस लेंगे। तो अब इस चीज से जो है सर कैसे जो है वो छुटकारा पाया जाए, है ना, इस चीज का क्या सॉल्यूशन है, इसको डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक सेकंड इस चीज को थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश करते हैं कि कैसे करना चाहिए। आपको क्या करना है, जब आप अपने नोट्स पढ़ रहे हो ना, तो आपको एक बार अपने नोट्स को, ये मैं डे वन से जब से हम क्लासेस ले रहे हैं या आज तक मैंने जितने भी सेशंस लिए, मैं हमेशा ये वाली बात बताता हूँ कि पहले आपको अपने नोट्स को हमेशा रिवाइज कर लेना है। क्या कर लेना है? रिवाइज कर लेना है। अब मान लो अभी जो हमने इम्पैक्ट पढ़ा था ना, कि सर कल की क्लास के अंदर हमने देखा था कि आईसीएस है, पुलिस है, अभी लास्ट क्लासेस के अंदर हमने गवर्नर्स हैं, उनके रोल्स हैं, जो भी एक्ट्स आए उन सबको पढ़ा। तो आप ना एक बार इन सारे नोट्स को अपने रिवाइज कर लो। फिर क्या करूँ सर, रिवाइज कर लिया, अब तो मुझे सब कुछ याद हो गया। यस, अब जब आपको सब कुछ याद हो गया ना, तब आप वापस जाओ एंड इन लेक्चर की जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, इन लेक्चर्स को आप वापस देखो। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हो सर, जो रिकॉर्डेड जो लेक्चर में आपने पढ़ाया वो सारा का सारा मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने वो नोट्स रिवाइज कर लिए, मुझे तो सब कुछ याद हो गया। अब इस लेक्चर में नई इंफॉर्मेशन तो कोई होगी भी नहीं, तो इस लेक्चर को वापस देखने का क्या फायदा है? मान के चलना, जो लेक्चर आप पहली बार देखते हो उसका इतना फायदा नहीं है जितना इस लेक्चर को देखने का फायदा है। इस लेक्चर को देखने का ये फायदा है कि जब आप इस लेक्चर को देखोगे, तब जब से जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँगा, आपको पहले से पता है कि सर अब ये वाली चीज बोलेंगे, सर अब ये वाली चीज बोलेंगे, सर अब ये वाला फैक्ट बोलेंगे, सर अब ये वाली लाइन बताएंगे, सर ने अब ये क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ी देर बाद अब सर ये वाला आंसर बताएंगे, या सर इस टॉपिक को अभी पढ़ा रहे हैं, फिर इस टॉपिक को, टॉपिक ए टॉपिक को बी टॉपिक से इस तरीके से लिंक करेंगे। सर इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ड्यूरिंग दिस लेक्चर आपका माइंड क्या कर रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है। ये सुनो, अब आपका माइंड जो है वो रेस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब जब आप अब रिकॉर्डेड लेक्चर को रिवाइज करने के बाद वापस देखते हो, तब आपके माइंड में इनपुट नहीं, आपके माइंड में आउटपुट चल रहा होता है। यस, अग्री विद दिस? अब आपके माइंड में क्या चल रहा है, आउटपुट जो है आपके पास यहाँ पे चल रहा होता है, और ये इंफॉर्मेशन उसके बाद आप नहीं भूलते कभी भी। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा ना, आपके दिमाग में सीधी बातें जो है वो आती जाएगी कि ये चीजें जो है आपके पास होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट इस चीज को एक बार करके देखते हैं। आप में से मान लो कोई मेरे से पूछे कि सर मेरे को 1.5 साल की यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, बताओ मेरी स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होनी चाहिए। अब आपको सबको पता है कि सर क्या स्ट्रेटेजी, जितनी मर्जी आए कोशिश कर लो कि आपको याद ना आए, भूलने की जितनी मर्जी आए कोशिश कर लीजिए आप। ठीक है, देखते हैं। फेज, आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन 3 फेज में होनी चाहिए। फेज 1, आई होप किसी को कुछ याद नहीं आ रहा होगा, है ना। फेज 1 के अंदर आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी होती है। इसके लिए आपको 5 से 6 महीने का टाइम जो है वो निकालना होता है, जिसके अंदर आप पॉलिटी पढ़ोगे, एनवायरमेंट पढ़ोगे, इकोनॉमी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ोगे। सर मैं साइंस एंड टेक भी इसमें पढ़ लूँ क्या? नहीं नहीं, अब मेरे नहीं कहने से पहले ही आपके दिमाग में आ गया होगा आंसर कि सर नहीं, यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ये सर नो, ये चीज है। फिर क्या करना है सर, जैसे ही ये प्रिपरेशन पूरी हो जाए, फेज 2, अब मैं बता ही नहीं रहा कि फेज 2 में आपको क्या करना है, बट जिसने भी वो लेक्चर ध्यान से सुना है उसके माइंड ने आंसर दे दिया कि सर फेज 2 में क्या करना है। ये क्या चल रहा है, ये आपके माइंड से आउटपुट चल रहा है। तो एक लेक्चर को रिवाइज करने, जब लेक्चर को ही आप वापस देखते हो, उसका इतना बड़ा फायदा होता है कि आपका माइंड यहाँ पे रिस्पॉन्ड करता है। एंड इसको आप ऐसे समझिए, ये जो फ्रेंड आप चाहते हो ना, जो आपसे क्वेश्चन पूछे, योर टीचर बिकम्स दैट योर दैट फ्रेंड, है ना। उस टाइम अगर आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो, तो आई विल बी दैट फ्रेंड हु विल बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम यू। करेक्ट, अग्री? और इस टाइम में जो चीजें आपको याद होगी वो आप कभी भी नहीं भूलोगे। बट मस्ट क्या है, मस्ट है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को नहीं भूलना है। पहले आपको नोट्स को रिवाइज करना है। यस, पहले आपके नोट्स को रिवाइज करना है, पहला प्रोसेस ये है। एंड सेकंड, आपको उसके रिकॉर्डेड लेक्चर को जो है वो देखना है। ये आपका प्रोसेस है। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया कि पहले रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लेते हैं ताकि दिमाग में आ जाएगा कि क्या है, जैसे वो मैराथन सेशन वाली अभी बात कर रहे थे कि सर मैं मैराथन सेशन ले लेता हूँ, मुझे आइडिया मिल जाता है, उसके बाद मैं नोट्स को जो है वो घूम लेता हूँ। भाई आप सिर्फ इनपुट ले रहे हो, आउटपुट नहीं आ पा रहा। यस, प्लस देखो उन मैराथन सेशन के अंदर सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, यूपीएससी में इन्फॉर्मेशन नहीं, यूपीएससी में ओपिनियंस मायने करती है कि आप उस इन्फॉर्मेशन से समझते क्या हो। जैसे हिस्ट्री की चाहे आप कितने ही मैराथन सेशंस ले लो, बट जो हिस्ट्री मैंने पढ़ा रखी है, या जो हिस्ट्री यूपीएससी के टीचर्स जो है वो पढ़ाते हैं, आप उसमें, हम लोग सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते हैं, हम लोग उस फैक्ट, हर एक फैक्ट से लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि इसका मतलब, इसके पीछे थॉट क्या रहा होगा इस काम को करने के लिए। जिन जिन लोगों ने हिस्ट्री मेरे से पढ़ी है, वो सारे ये चीज जानते हैं कि हाँ यार ये बात है। किस महज, अगर सिर्फ फैक्ट पढ़ने से यूपीएससी की प्रिपरेशन होती ना, तो ल्यूसेंट की इतनी सी किताब आती है, वो खरीद लो और पास कर लो यूपीएससी। हो सकता है आपका प्रीलिम्स निकल जाए, बट मेंस नहीं निकाल पाएंगे। यस, तो ये आपके पास एक अल्टीमेट रिटेंशन की टेक्निक बोलता हूं मैं, इसको क्या बोलता हूं, अल्टीमेट रिटेंशन। इससे पढ़ा हुआ, इस तरीके से पढ़ा हुआ लेक्चर ना हम कभी भी, सर ल्यूसेंट से प्री निकल जाएगा सर पक्का ना? हाँ, मैं पक्का तो देखो कुछ भी नहीं कहता, इससे जो है वो निकल जाएगा, है ना। हो सकता है बोला मैंने कि हो सकता है। तो अल्टीमेट रिटेंशन, तो मैंने आपको 2 तरीके बताए, एक तो रिवीजन के तरीके बताए, ये जो है वो कौन सा तरीका है, वो तो है रिवीजन का तरीका, जिससे कि आपको चीजें याद रह जाएगी। बट वो याद रही हुई एकदम अल्टीमेट, ऐसी याद रहे कि आप इसको कभी भी भूलोगे नहीं, उसका तरीका क्या है, ये वाला तरीका। तो इस तरीके से ना आपको चीजें जो है वो रिवाइज करनी चाहिए। डन सभी को यहाँ तक? चलिए, तो मेरी तरफ से मेरे को आपसे क्या क्या डिस्कस करना था, 1 घंटे का मैंने आपका टाइम लिया। इस 1 घंटे के अंदर मेरे को टाइमिंग की इंपॉर्टेंस आपको बतानी थी कि आज अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास कितना टाइम है, एंड आपको उस प्रिपरेशन के अंदर खुश रह जाना है। मान लो अगर आपने से कोई अभी प्रिपरेशन कर रहा है और उसके पास 3 ही महीने हैं और वो बोले नहीं मैं तो टेस्ट सीरीज की भी तैयारी करूंगा,
अरे भाई नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है। रादर देन गोइंग फॉर दैट टेस्ट सीरीज, आप अपना स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करो, वो ज्यादा सही है। जितना कर सकते हो उतना ही करेंगे। ज्यादा की कोशिश करी तो अपच हो जाएगी, इंडाइजेस्टिव हो जाएगा, है ना। फिर थोड़े दिनों बाद दिमाग हार जाएगा, और फिर स्ट्रेस इतना होगा कि प्रिपरेशन ही छूट जाएगी। तो खुद को स्ट्रेस भी नहीं करना है, आप उतनी ही प्रिपरेशन करें। बट जो 2024 की प्रिपरेशन, 2025 की प्रिपरेशन कर रहा है, और वो कहता है सर मेरे पास तो 1 साल है, मेरे पास तो सर 2 साल है, मेरे पास तो सर 4 साल है, मैं तो आराम से पढ़ूंगा, है ना, हर 2 दिन में एक लेक्चर देखूंगा, तो मान के चलिए आप स्लो हैं अपने प्रिपरेशन में। यस, और स्लो पढ़ाई इज इक्वल टू नो पढ़ाई। यूपीएससी में या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में प्लीज ध्यान रखिएगा, स्लो स्टडी इज इक्वल टू नो स्टडी। यस, स्लो स्टडी इज इक्वल टू नो स्टडी। इससे अच्छा होता है कि अगर अगर आपके पास अगर वो कहते हैं 3 से 4 साल हैं, तो प्रिपरेशन बाद में कर लेना। अभी आप अपना ये जो टाइम है किसी दूसरे प्रोडक्टिव काम के ऊपर लगाओ, है ना, पैसे कमाओ बैठ करके, है ना, अपनी प्रिपरेशन के लिए पैसे जुगाड़ो। अच्छी चीज है ये। अपनी कोई हॉबी डेवलप करो। ये चीज तो, टाइम जो है उतना ही हमें देना है जितना कि इसके लिए आपके पास रिक्वायर्ड है। बट अगर आप ज्यादा टाइम दे रहे हो तो फिर आपका एम भी हायर होना चाहिए। जो कोई आप में से 2026 की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो बोले कि सर मुझे यूपीएससी में सिलेक्शन चाहिए, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, तो मैं बोलूंगा भाई तुम गलत कर रहे हो। यस, दिस इज रियली रॉन्ग। आपका एम होना चाहिए कि सर मुझे यूपीएससी टॉप करना है। यस, या मेरे को सिंगल डिजिट रैंक लेकर के आनी है, तब तो वो एक एम है, तब तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन होगी। सिर्फ क्लियर करना है ना। आप अगर आज जो 2026 वाले हैं वो, या 2025 वाले, वो बोलते हैं कि सर हमें सिर्फ यूपीएससी क्लियर करना है, तो फिर वो कहते हैं ना, आप खुद को यहीं पे डिमोटिवेट कर रहे हो। आपकी प्रिपरेशन में आप में वो जज्बा ही नहीं आएगा। आप में हमेशा यही आएगा, यार अभी तो 1 साल है, पढ़ लेंगे, है ना, आज दोस्त के साथ पार्टी कर ली तो क्या हो गया, पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, शैतान मूवी आई है आज मूवी देख लेते हैं, कल पढ़ लेंगे। आप में यही रहेगा। बट जब आपने बोला नहीं यार, 2 साल बाद पेपर है और मुझे इस बार सिंगल डिजिट रैंक ही लेकर के आनी है सीधे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो फिर आपका हर एक पल आपके लिए कीमती हो जाएगा। यस। तो थॉट्स का ना बड़ा अंतर होता है। जो माइंडसेट आपका होता है वो आपके एक्शंस में बहुत अंतर ला देता है। तो इसलिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये माइंडसेट में मैं आपकी यही चीज डालना चाहता था कि टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कब प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, एंड आपके पास कितना टाइम है, एंड उस टाइम में आप कितना टाइम एक्चुअली में यूपीएससी को दे रहे हो। आप भले ही 3 साल 4 साल प्रिपरेशन कर लो, बट अगर आप पढ़ सिर्फ इतना ही रहे हो, तो वो तो 3 महीने में वैसे ही हो सकता है। तो टाइम के इक्वलेंट आपके एफर्ट्स होने चाहिए, और जब टाइम के इक्वलेंट एफर्ट्स होंगे, तभी उस एफर्ट्स के इक्वलेंट आपका रिजल्ट भी आएगा। यस, एवरीथिंग इज रेसिप्रोकल, है ना, सब कुछ एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनेट में ही जो है आपके पास, सॉरी नॉट रेसिप्रोकल नहीं, प्रोपोर्शनेट जो है आपके पास यहाँ पे चलती है। रेसिप्रोकल तो उल्टा हो गया, हाँ। यस, तो हर चीज आपके पास प्रोपोर्शनेट में जो है चलती है। यस, जितना ज्यादा टाइम आप डालोगे, उसी के प्रोपोर्शन में जो है आपके पास क्या आएगी, आपके एफर्ट्स भी होने चाहिए, एंड जितना ज्यादा आप एफर्ट्स करोगे उसी के प्रोपोर्शन में जो है आपके पास रिजल्ट भी जो है आपके पास यहाँ पे आना चाहिए। तो कहने को तो आपने अगर 3 साल की प्रिपरेशन कर ली, बट अगर आप प्रिपरेशन सिर्फ वही 3 महीने वाली ही करते हो तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। यस। तो वो जो मैंने 3 साल के जो एफर्ट्स में मैंने आपको फेज 1 बताया है, फेज 2 बताया है, एंड फेज 3 बताया है, उसमें जो फेज 1 और फेज 2 है, ये आपके पास 1 साल, 1 ईयर ही लेना चाहिए। उसके बाद आप चाहे 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब भी एग्जाम दो, वो सारे के सारे आपके एफर्ट्स होंगे फेज 3 के अंदर। मान लो जो कोई यहाँ पे आकर के मान लो 2026 के अंदर अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देता है, एंड उसका मान लो एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जो अगली बार 2027 के अंदर वो जो एग्जाम देगा, उसको एफर्ट क्या फेज 1 और फेज 2 पे करना होता है क्या? नहीं, आपका एफर्ट पूरा का पूरा फेज 3 के ऊपर ही जो है वो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। अब जो है हम लोग बात करते हैं, यस, योर क्वेश्चंस एंड योर आंसर्स। तो पहले तो जितने भी लोगों के आप लोग मुझे क्वेश्चंस बता दोगे, हम लोग उन क्वेश्चंस को लेंगे। उसके बाद हम लोग जो रियल स्टूडेंट्स आपके 2024 में अपीयर हो रहे हैं, हम उन स्टूडेंट से बात करेंगे। वो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से शेप दिया है उसको जानेंगे। यस, पूरा का पूरा, ताकि जो 2025 वाले हैं वो इनसे लर्न कर सके कि देखो इन्होंने कितनी जल्दी एक्ट किया है ना, कितनी अच्छी इनकी प्रिपरेशन है, किस लेवल की इनकी प्रिपरेशन है। या अगर किसी की कोई गलती रही है जिसको कि अफसोस होता है कि सर काश मैंने वो चीज नहीं करी होती तो आज मेरी प्रिपरेशन ज्यादा बेटर लेवल पे होती, तो उस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो लोग 2025 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इन गलतियों को पहले से जान ले कि यार इस रास्ते में लोगों की ये गलती भी जो है वो रहती है।
यस, ये चीज है। So Yogima here. Sir, I am in the final year of my bachelor and I want to prepare well from the beginning. So shall I give my first attempt in 2025 or shall I go for 2026? well, आप फाइनल ईयर में हो तो 2024 तो आपका चलेगा ही, एक साल का टाइम आपके पास है, आप 2025 दे सकते हो एग्जाम, है ना। दिस हाई पॉसिबिलिटी कि आपका निकल जाएगा, क्योंकि मई तक तो है आपका एग्जाम, जो भी ईयर है वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा, उसके बाद आपके पास एक पूरा साल बचता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो वाई टू वेस्ट वन मोर ईयर। अगर मान लो नहीं होता है 2025 में तो 2026 के लिए चले जाना आप। बट अभी से अगर 2026 एम कर लोगे तो आप थोड़ा सा स्लो हो जाओगे, मतलब 2 साल बहुत ज्यादा है, 2 साल भी नहीं, अभी तो 2 साल से भी ज्यादा का टाइम है। यूपीएससी का मैक्सिमम एज कितना होता है सर? डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी। इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी देन 32 years, ओबीसी 35 years, एंड एससी एसटी के लिए 9 अटेम्प्ट। एंड एक्चुअली यहाँ पे वो एज का भी नहीं, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट वाली बात भी जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो ये ओबीसी है तो फिर आपके पास 35 की एज तक दे सकते हो, 9 अटेम्प्ट है आपके पास। आई ओनली टॉक अबाउट यूपीएससी। मैं इतना आपको पढ़ा दूंगा कि उसके बाद आप कोई सा भी एग्जाम ना दे सकते हो, मेरे पढ़ाने के बाद आप चाहो तो किसी पियोन का एग्जाम भी अपीयर कर सकते हो, आप चाहो तो देश का हाईएस्ट एग्जाम यूपीएससी का एग्जाम भी जो है वो अपीयर कर सकते हो। ये तो आई टीच सब्जेक्ट, मतलब जैसे हिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं, तो उस टाइम मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अब मैं उसको किसी एग्जाम सेंट्रिक, मेरा एग्जाम सेंट्रिक अगर आप पूछोगे सर एग्जाम कौन सा आप एम कर रहे हो, तो मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाऊंगा। वो एग्जाम हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, कहीं पे भी जो है आपके काम आएगी। सर अगर हम फाइनल ईयर में हैं तो सो कांट वी अपीयर फॉर जस्ट फिल द एग्जाम फॉर्म? नहीं, अपीयर तो हो जाओगे ना, अपीयर क्यों नहीं होगे, जब फॉर्म भरा है तो अपीयर भी हो जाओगे। So I'm new here, engineering first year student, Kartikeya Bhatt BTech 23। ओके ओके ओके। 9 अटेम्प्ट होते हैं आपके पास। देखो अटेम्प्ट जो है वो ज्यादा भी नहीं देने, हार्डली 2-3 अटेम्प्ट दे दो बस, उससे ज्यादा कितना अटेम्प्ट हो गया। जब पहली देखो एक्चुअली क्या होता है, आपको हमेशा खुद की प्रिपरेशन को देखना होता है कि कितना जो है आप प्रिपेयर कर रहे हो। नीड अ बेसिक स्टार्ट वे, वी विल डिस्कस 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 डिस्कस। देखिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं, जो कोई ये बेसिक्स वाले स्टूडेंट हैं कि सर हम तो ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, हम क्या करें। आपका जो फर्स्ट टास्क है, वो फर्स्ट टास्क आपका ये है कि आप लाइव क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट करो। सबसे पहला काम है, जब ये लाइव क्लासेस आप अटेंड करोगे तो आपके अंदर दो चीजें आएगी। सबसे पहली चीज तो आपके अंदर आएगी पंक्चुअलिटी, आपके अंदर आएगा डिसिप्लिन, एंड आपको नॉलेज जो है वो मिलेगा। फिर इन लाइव क्लास के साथ धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आने वाले 10 दिन तक जब आप ये करोगे ना, तो यू विल बिकम एन एस्पायरेंट। अभी क्या हो, आप स्टूडेंट हो, है ना। एक कॉलेज स्टूडेंट में और एक यूपीएससी एस्पायरेंट में बहुत अंतर होता है। यस, एक कॉलेज स्टूडेंट में और एक यूपीएससी एस्पायरेंट के अंदर जो है वो कि उधर फाइनल ईयर में है तो देखिए, तो बहुत अंतर होता है। तो फर्स्ट यू विल बिकम एस्पायरेंट। जब आपके 10 दिन कंप्लीट हो जाए ना, उस दिन एक दिन मेरे को से बात करना कि भाई हमेशा जब क्लास होती है रात को 12 बजे क्लास खत्म होती है, उसके बाद आई ऑलवेज अवेलेबल फॉर टॉक, है ना। हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे हमेशा अवेलेबल होता है। उस टाइम आप क्लास के बाद आप मेरे से बात करोगे, एंड बात करने के बाद हम आपकी एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन से साल में अपियर होना है एग्जाम में, आपके पास कितना टाइम है ना। अब आप बोलोगे सर आपने तो स्ट्रेटजी बता दी, अब वो स्ट्रेटजी एक आइडियल स्ट्रेटजी है। बट ये देखा जाता है कि भाई आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या आप जॉब करते हो, है ना, एक्चुअल में आप कितना टाइम जो है वो डिवोट कर सकते हो, है ना। ये सब कुछ देख करके आपकी एक स्ट्रेटेजी जो है हम लोग बनाएंगे। तो जिस दिन आप एस्पायरेंट बन जाओ उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करोगे, एंड उसके बाद आपको उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली जो है वो पढ़ना होता है। ये एक नॉर्मल फ्लो है हमारे यहाँ पे जो हम लोग चलाते हैं। इस ये चीज है। तो नीड अ बेसिक, तो बेसिक भी आई गेस कार्तिक आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है। करेक्ट कार्तिक है, यस। तो सर कौन सा टॉपिक का होगा लाइव, कैसे पता चलेगा? अभी हम लोग हिस्ट्री, एनवायरमेंट और इकोनॉमी, ये 3 सब्जेक्ट जो है वो कर रहे हैं। इकोनॉमी की क्लासेस पिछले थोड़े बहुत टाइम से जो है नहीं हुई है, बट नेक्स्ट वीक से जो है वो इकोनॉमी की क्लासेस भी होगी। एनवायरमेंट और हिस्ट्री जो है वो डेली रेगुलरली आपके पास यहाँ पे चल रहा है। तो अभी 3 सब्जेक्ट जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अर्चिता दीप कह रहे हैं सर इट इज कंपल्सरी फॉर टेकिंग क्लासेस फॉर ऑप्शनल और सेल्फ स्टडी सफिशिएंट। वेल, इसका आंसर मैं आपसे डिस्कस करके ही करूंगा कि आपका ऑप्शनल जो है वो क्या है। एक्चुअली फेज जो है हमेशा ये होना चाहिए कि पहले आप जीएस पढ़ लो, उसके बाद आप ऑप्शनल के लिए जाओ। जैसे मान लो आपका पीएसआईआर अगर आपका ऑप्शनल है, तो अगर आपने पहले पॉलिटी और आईआर अगर आपने एक बार पढ़ पढ़ चुके हो,
तो उसके बाद ऑप्शनल को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये तो ऑप्शनल की प्रिपरेशन के 2 महीने कम हो जाते हैं अगर आपने पहले जीएस पेपर अच्छे से पढ़ लिया तो सारा। इसलिए पहले आपको जीएस पेपर सारे पढ़ने चाहिए, उसके बाद ऑप्शनल के लिए आपको जाना चाहिए। नो सर, आई एम आस्किंग कि अगर फाइनल ईयर में है तो सर मेरे भाई सलमान का सीसेट नहीं क्लियर हुआ, भाई उनको सीसेट की तैयारी करनी चाहिए ज़्यादा अच्छे से। सर 2025 में देंगे तो अभी से स्टार्ट करेंगे तो फेज 1 2 3 के बेस पर पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी क्या? हाँ जी, पूरी प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपके जो फेज 1 2 3 होते हैं उसमें से जो फेज 1 है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। यस सर, मेरे सलमान भाई का सीसेट नहीं क्लियर हुआ, भाई आप इनको कहें कि अच्छे प्रिपरेशन करें, ये चीज़ है। तो आई गेस क्लियर हुआ सभी को कि क्या चीज़ है जो आपके यहाँ पे करनी है। यस, हम लोग यहाँ पे आपको किस तरीके से हेल्प करेंगे, क्लियर, कि आपको डेली पहले लाइव क्लासेस करनी है, अटेम्प्ट करनी है। लाइव क्लासेस जब आपकी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद 10 दिन में आप एस्पायरेंट बनोगे। पहले तो क्या होता है यूपीएससी में आप जो है वो, ये तरंग गिडवानी आप कहाँ पर हो? मुझे ये जगह बहुत जानी पहचानी लग रही है, दिल्ली में हो आप अभी? नहीं, गुड़गांव। गुड़गांव में वो जो मॉल है वहीं हो क्या बाहर? मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्या जगह है, नाम लिखिएगा एक बार, कहाँ पे? अच्छा, अहमदाबाद हो आप? अच्छा हाँ, ये लाइटें हर जगह लग जाती है आजकल। एनीवेज, तो ये चीज करनी है, जितने भी लोग नए हैं आपको समझ ये चीज करनी है कि पहले आपको जो है एस्पायरेंट बनना है। जब आपके अंदर वो जज्बा आ जाएगा कि जब आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि हाँ मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तभी वो प्रिपरेशन जो है आपके अंदर से आ पाएगी, उससे पहले आएगी नहीं। तो ऐसे नहीं तो, सबसे जरूरी जो चीज है वो है लाइव क्लास अटेंड करना। लाइव क्लासेस आपको डेली जरूर लेनी है। डन यहाँ तक सभी को? चलिए, गुड टू गो। तो अब हम लोग पहले तो क्वेश्चंस ले लेते हैं कि आप लोग ना किस किस चीज के ऊपर अभी भी बात करना चाहते हो। जैसे एक बात होती है सर, रिवीजन को कैसे किया जाए, वो डन है। सर रिटेंशन के ऊपर कैसे काम होगा कि लंबे समय के लिए चीजें कैसे याद रहे, वो हमने डिस्कस कर लिया। एंड स्ट्रैटेजी जो है सर कैसी होनी चाहिए, वो भी जो है हमने सर डिस्कस कर लिया। सर यूपीएससी रैंक 1 के लिए कितना पढ़ना पड़ता है? सर यूपीएससी रैंक 1 के लिए कितना पढ़ना होगा? अ, आप पहले पढ़ाई करिए, उसके बाद आप रैंक 1 लाइए, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कितना पढ़ा। सर यही आंसर हो सकता है ना? आपको देखो, रैंक 1 और रैंक 2, मैं रैंक 1 रैंक 2 भी छोड़ो, और रैंक 1 और रैंक 100 में कोई अंतर नहीं होता नॉलेज में, है ना? आपने प्रीलिम्स निकाल दिया ना, इसका मतलब नॉलेज लेवल के ऊपर आप सब सेम हो। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपकी स्किल्स होती है, आप लिखते कितना अच्छे हो, वो सब होता है। जिसने प्रीलिम्स कर क्लियर कर लिया ना, नॉलेज लेवल आपका सेम हो गया। देखिए, ऑप्शनल डिपेंड्स है आपका ऑप्शनल कौन सा है। हिस्ट्री है, बहुत लंबे टाइम में कवर होता है। पीएसआईआर है, थोड़ा कम टाइम लेता है। और भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं तो कम, जैसे इंजीनियरिंग है वो भी काफी ज्यादा टाइम लेता है। तो व्हाट इज द स्ट्रेटजी टू रीड न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी? ओके, न्यूज़पेपर की स्ट्रेटजी, ये एक जो है हमें डिस्कस करनी है। तो पहले अभी थोड़ा सा न्यूज़पेपर डिस्कस कर लेते हैं, एंड आंसर राइटिंग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। कईयों के जो है, ये भी जो है वो क्वेश्चन होता है। तो कई सारे लोग ना, सबसे पहले आंसर राइटिंग डिस्कस, न्यूज़पेपर चलो सबसे पहले पूछा है तो न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं। न्यूज़पेपर के लिए हमेशा ये करना होता है, जैसे ये आपके पास न्यूज़पेपर आ गया। अब ये न्यूज़पेपर आपका इंडियन एक्सप्रेस भी हो सकता है, ये न्यूज़पेपर आपका द हिंदू भी हो सकता है, कोई सा भी न्यूज़पेपर आपके पास हो सकता है। सर दोनों पढ़ने हैं क्या? हाँ, मैं कहता हूँ हमेशा न्यूज़पेपर आपको दोनों पढ़ने हैं, बट दोनों में क्या पढ़ना है ये आपको डिसाइड करना है। मैं जो बताऊंगा वो सारी चीजें आपको करनी है कैसे। सबसे पहले आपके पास क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आपके घर में न्यूज़पेपर अभी आ रहा है तो उसको पढ़ना बंद कर दो, नहीं पढ़ना है। अभी आपको न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको एक स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करना है। मैंने हमेशा से कहता हूं, जब तक स्टैटिक ही कंप्लीट नहीं है तब तक आप न्यूज़पेपर में ज्यादा टाइम दे रहे हो, रिक्वायर्ड टाइम से ज्यादा टाइम दे रहे हो। एंड वो जो न्यूज़पेपर जो चीज बता रहा है ना, एक्चुअली वो यूपीएससी, आपको नॉलेज तो मिल रहा है, वही न्यूज़पेपर तो गांव पे बैठे हुए, थड़ी पे बैठे हुए आदमी भी पढ़ता है, और आसपास में क्या हो रहा है उसको, उसका भी नॉलेज हो जाता है कि हाँ लोकसभा के इलेक्शन अभी होंगे, मोदी जी जीतेंगे, या सामने से कांग्रेस में क्या हो रहा है ना, वो तो उसको भी पता चलता है। बट यूपीएससी में के पर्सपेक्टिव से उस न्यूज को कैसे देखना है, और एक चाय की थड़ी पे बैठे हुए के पर्सपेक्टिव से उस न्यूज को कैसे देखना है, दोनों में अंतर होता है।
और उस अंतर को लाने के लिए, वो चीज को सही से समझने के लिए पहले आपका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आपका स्टैटिक कंप्लीट नहीं है ना, तो न्यूज़पेपर को अभी मत पढ़िए। रेदर देन उस 1 घंटे का टाइम लेकर के उसको एक स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करने में आप लगाओ। तो पहला अर्चिता दीप आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करना है। जब स्टैटिक पोर्शन, मान लो आपने पॉलिटी को कंप्लीट पढ़ लिया, है ना, जैसे आप हमारी वेबसाइट के ऊपर गए, वेबसाइट के ऊपर आप देखोगे तो पॉलिटी के 45 लेक्चर्स चढ़ चुके हैं। तो 1 से लेकर के 45 दिन आपने डेली का एक एक लेक्चर लिया, एंड 45 डेज के अंदर आपने पॉलिटी कंप्लीट कर ली। अब क्या करना है सर, जैसे ही आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो गई, अब आपको एक जो है खुद से एक प्रॉमिस करना है, एक वॉव करना है। क्या करना है, एक जो है खुद से एक वादा करना है कि आज से इस न्यूज़पेपर में पॉलिटी से रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी, वो न्यूज आपको पढ़नी पड़नी है। क्लियर, वो न्यूज आपको पढ़नी है। तो पॉलिटी आपका हुआ, फिर आप क्या करोगे सर, फिर आप जो है वो आईआर सब्जेक्ट जो है वो उठा लोगे। मान लो इंटरनेशनल रिलेशंस आपने उठाया, इंटरनेशनल रिलेशंस के मान लो हमने 30 लेक्चर्स है वो कर चुके हैं। तो आपने 1 से लेकर के 30 वो सारे डेली का एक एक लेक्चर करके आपने कंप्लीट किया। तो ऐसे करके 30 डेज में आपका इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको प्रॉमिस नंबर 2 करना है कि आज तक इस न्यूज़पेपर में मैं पॉलिटी की न्यूज पढ़ता था। अब देखो, पॉलिटी की न्यूज पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ पॉलिटी की न्यूज पढ़नी है। इसके अलावा चाहे इकोनॉमी की कितनी ही अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाए, उसको नहीं पढ़ना है। वही जब सर पढ़ाएंगे उस न्यूज को कवर करेंगे वो लेक्चर में वैसे भी। तो आप उसको आधी अधूरी पढ़ोगे, आपको समझ में आएगी नहीं। प्रीवियस लिंकेजेस क्या है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ ही नहीं आएंगे, आप जस्ट उसको पढ़ रहे हो। तो इसलिए मत पढ़ो। जब आईआर कंप्लीट हो गया ना, अब आपको क्या करना है कि आज से मैं पॉलिटी की न्यूज तो पढ़ता ही था, अब मैं आईआर की न्यूज भी डेली पढ़ूंगा। उसके बाद आपका इकोनॉमी सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, फिर आपका साइंस एंड टेक कंप्लीट होगा, फिर आपका ज्योग्राफी कंप्लीट होगा। ऐसे जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाते हैं, वैसे वैसे आपको न्यूज भी ऐड करते जानी है अपने पेपर में, कि आज से हम लोग ये न्यूज जो है वो पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर को जो है वो अपनी लाइफ में लाना होता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस, नहीं आया अर्चिता दीप समझ में? आ गया ना, आपने ऐसे ऐसे करा, मैंने कहा ये कैसा हाँ होता है। Yes. ये तो वो गोविंदा वाली वो मूवी है ना, कि तुम किसके साथ हो, बोले मैं उसके साथ, मैं आपके साथ हूँ। वो वाली चीज कर दी आपने। चलिए, एनीवेज, तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे करनी होती है। एंड सर प्लीज आंसर, फर्स्ट फेज में इतनी बुक्स रेगुलर पढ़ के रिवीजन भी करना है, तो नोट्स भी बनाने हैं, तो हाउ कुड वी डू कंप्लीट दैट? इसके लिए बहुत ही अच्छा सा तरीका है। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाओगे, वहाँ पे नोट्स दे रखे हैं, आपको नोट्स को डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना है। तो नोट्स लिखने का परेशानी खत्म। एंड वीडियो लेक्चर्स आपके पास हैं, तो वीडियो लेक्चर्स को चलाओ एक तरफ, समझ लो क्या हुआ, एंड उन नोट्स को डायरेक्टली जो है वो रिवाइज कर लो। आपको कहीं पे लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत है, उसको आप ऐड ऑन कर लो। सिंपल, प्रॉब्लम खत्म हो गई आपकी। सर एज इट्स साइड की पीवाई क्यूज में क्रॉस चेक फॉर अवर प्रिपरेशन, सो हाउ टू एनालाइज इट एंड मूव टुवर्ड्स अवर प्रिपरेशन? इट्स वेरी सिंपल, पीवाई क्यूज आप करते रहिए, बट पीवाई क्यूज ना 5 साल की करो, इससे ज्यादा पिछले सालों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेंड बदल चुका है। रेदर देन गोइंग फॉर मोर एंड मोर, लाइक ना कि पिछले आप मान लो चलो 1990s के पीवाई क्यूज कर रहे हो, कोई सेंस ही नहीं है अभी उसका। इससे अच्छा है आप ज्यादा से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट की वो करो, टेस्ट सीरीज करो, क्योंकि वो प्रेजेंट ट्रेंड के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो करते हैं, है ना। तो वो वाले, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज करना ज्यादा सही होता है। तो पीवाई क्यूज लास्ट 5 ईयर्स के, और उसके बाद जो है वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस करें। ओके सर, ये चीज है। अच्छा, अब देखो, मान लो अब सेकंड न्यूज़पेपर की सेकंड स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। अब जब आपका न्यूज़पेपर मतलब स्टैटिक सब्जेक्ट सारे कंप्लीट हो गए, अब आप न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ोगे? अब जब आपके सारे स्टैटिक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए ना, तब आपको न्यूज़पेपर में द हिंदू भी पढ़ना है, एंड आपको इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ना है। अब आप कैसे पढ़ोगे, करंट अफेयर्स कैसे कंप्लीट होंगे, इसको जो है आपको समझना है कैसे करना है। देखो समझो, हर एक न्यूज़पेपर का आपके पास फ्रंट पेज होता है। तो सबसे पहले आपको हमेशा फ्रंट पेज के ऊपर एक न्यूज को पढ़ लेना है। फ्रंट पेज, चाहे आप द हिंदू पढ़ रहे हो या इंडियन एक्सप्रेस, रेगुलरली फ्रंट पेज पूरा पढ़ना है, पूरा फ्रंट पेज पढ़ना है। अब फ्रंट पेज के ऊपर आपके पास एक कोई भी न्यूज आ रही होती है, तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से आपको इस न्यूज की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, कि अच्छा ऐसा ऐसा जो कुछ हुआ है ना, कि अच्छा इलेक्शन आने वाले हैं, यस, अच्छा इलेक्शन की डेट जो है वो आ गई है, अच्छा बैंगलोर में जो है वो ब्लास्ट हुआ है। आपको न्यूज मिल जाएगी कि अच्छा ऐसा जो है वो हुआ है।
बट वो न्यूज क्या है, कैसे है, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से क्या है, इतना अभी आपको कौन सा चाय पे थड़ी पे जो बैठा हुआ आदमी होता है ना, उसके जितना नॉलेज आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको नेविगेट करना है इसी न्यूज को। थोड़े दिनों बाद यही न्यूज ना इंडियन एक्सप्रेस का एक एक्सप्लेन्ड पेज आता है। उस एक्सप्लेन्ड पेज के अंदर अगर वो यूपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है तो यहाँ पे वो न्यूज आपको मिल जाएगी थोड़े दिनों में। सेम डे नहीं, थोड़े दिनों में। अब यहाँ पर आपको इस न्यूज को वापस पढ़ लेना है। यहाँ से आपको उस न्यूज की 360 डिग्री का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, है ना। उसका हिस्ट्री क्या है, उसके आजू बाजू के इम्पैक्ट्स क्या हैं, उसका है ना, आगे जो है आपके पास फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, सब कुछ यहाँ पे जो है आपको इसमें मिल जाता है। डन। अब आपको उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई, पूरी की पूरी आपको इससे इंफॉर्मेशन मिल गई। बट क्या यूपीएससी के लिए सिर्फ यही जरूरत होता है क्या? नहीं, यूपीएससी की प्रिपरेशन इससे एक लेवल आगे होती है ना, इससे एक लेवल आगे होती है। अभी तक अगर आप सिर्फ फ्रंट पेज पढ़ रहे हो तो आपकी चाय की थड़ी पे बैठे वाला नॉलेज आपको मिल गया। अगर आपने जाकर के एक्सप्लेन के ऊपर भी पढ़ लिया ना तो आपको एक नॉर्मल उससे ज्यादा नॉलेज आपको मिल गया जो कि यूपीएससी का प्रीलिम्स आपका निकलवा देगा। बट मेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मेंस में आते हैं ओपिनियटेड क्वेश्चन कि इस बारे में आपकी क्या राय है। अब आप देखोगे ना तो थोड़े दिनों बाद यही न्यूज के बारे में द हिंदू के ऊपर आपको एडिटोरियल मिल जाएगा, या फिर एक ओपिनियन वाला सेक्शन जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब आपको इसी न्यूज को यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से आपको अपनी एक ओपिनियन मिलेगी कि इसके बारे में एक्चुअली क्या होना चाहिए, है ना। इसके बारे में क्या चीजें गलत है, इसके बारे में क्या चीजें अच्छी है, इसमें क्या क्या जो है ना सुधार किए जा सकते हैं, वो सब आपको यहाँ से पता चलेगा। तो एक न्यूज को आपको इन 3 जगहों से जो है आपको पढ़ना होता है, और इस तरीके से ये डेली काम चलता है। आज एक न्यूज है वो फ्रंट पेज पे आएगी, थोड़े दिनों बाद वो एक्सप्लेन के ऊपर आ जाएगी इंडियन एडिटोरियल के, इसके इंडियन एक्सप्रेस के, और थोड़े दिनों बाद इसके जो है ओपिनियंस आपके पास आने लगेंगे। सेम डे कुछ नहीं आता। इससे क्या होता है ना, आप एक ही चीज को 3-3 4-4 बार पढ़ते हो महीने में। अब आपको वापस किसी मैगजीन को देखने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। सब याद हो गया आपको, वैसे ही याद होगा। यस। तो एक तो होता है करंट अफेयर्स को कवर करने का ये तरीका, इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर को जो है हमेशा पढ़ना चाहिए। आई गेस सबको मेरे ख्याल से, इसके अगर आपके पास और कोई बेहतर तरीका हो तो मुझे भी बता देना। सर, आर द क्वेश्चंस डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द न्यूज़पेपर? देखो, यूपीएससी में पेपर जो है सेट करने वाले होते हैं ना, वो न्यूज़पेपर लेकर नहीं बैठते हैं कि चलो द हिंदू लेकर के और वहां से क्वेश्चन पेपर बना दें। ऐसा नहीं होता, है ना। तो इट्स नॉट लाइक वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले करते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले वो डेली न्यूज़पेपर लेते हैं, फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं और फिर लिंक भेज देते हैं कि इस वाली न्यूज़ से जो है वो ये क्वेश्चन बनाया गया है। वो नहीं है, वो टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन आता है वैसे, है ना। ऐसे यूपीएससी को इतना हल्का मत लें आप, है ना। यस। तो मेरे ख्याल से आपको न्यूज़पेपर कैसे कवर करना है ये समझ आ गया। यस। बिल्कुल सिमरनजीत कौर, देखिए हम आपसे बात करेंगे, है ना। बात करके पहले समझा जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। उसके अकॉर्डिंगली हम आपकी पर्सनली स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस करेंगे, है ना। एक आइडियल स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क नहीं कर सकती, है ना। एक फेयर तो मैं यही आंसर करूंगा। तो अभी आप थोड़ी देर रुक जाइए, फिर आपको अभी मैं माइक का एक्सेस दूंगा, उस टाइम हम आपसे बात करेंगे। ये चीज़ है। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर। अब बात आती है सर आंसर राइटिंग को कैसे करना है। तो सबसे पहले तो भाई ये समझो आंसर राइटिंग करनी क्या है ना। आंसर राइटिंग का आईआर का वेटेज बहुत है प्रीलिम्स में, ध्यान रखिएगा। लोग आईआर को छोड़ देते हैं, आईआर को छोड़ देते हैं कि 3-4 क्वेश्चन आएंगे, इट्स ओके, छोड़ देते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा। बट ये मान के चलो आईआर के क्वेश्चन इजी होते हैं हमेशा। अगर आप एक इजी क्वेश्चन को छोड़ देते हो ना तो वो सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है प्रिपरेशन में। जो क्वेश्चन एक नॉर्मल आदमी पढ़ के जाएगा, है ना। इससे अलावा आप देखो, लोग ना साइंस एंड टेक की ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं। लोग मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री इसकी ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं, आर्ट एंड कल्चर की ज्यादा प्रिपरेशन करेंगे, आईआर को छोड़ के चले जाते हैं। अरे भाई, आईआर जो है ना, वो बहुत इजीली, अगर आपने थोड़ा सा भी आईआर पढ़ लिया ना तो आईआर का क्वेश्चन आप टिक कर लोगे और सही टिक करोगे, रेदर देन गोइंग फॉर मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और साइंस एंड टेक और वहां पे क्वेश्चन को टिक करना। तो जो इजी पोर्शन होता है उसको ज्यादा हिट करना चाहिए। जैसा नो, एक आसान सवाल आया जिसको सब लोग करेंगे और अगर आपने गलत कर दिया तो फिर वो तो गलत हो गया। इसलिए आईआर का वेटेज है, वो छोड़ना नहीं है। आईआर को हमने कवर कर रखा है, अगर आपको आईआर नहीं आता है तो आप लेक्चर्स देखो एंड आपका इजीली जो है वो कवर हो जाएगा वहां से।
चलिए, अब बात आती है आंसर राइटिंग। तो सबसे पहले क्या है कि लोगों को आंसर राइटिंग को लेकर के ना बहुत बड़ा एक तो हवा है। वो सीधा जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, 2-3 क्वेश्चंस मिलेंगे डेली के, और उन आंसर्स को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबकी यही अप्रोच चलती है। बहुत गलत अप्रोच है। यू गाइस आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप आंसर राइटिंग करनी किसकी है, किसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। भाई, आपने यूपीएससी के यूट्यूब के ऊपर जितने भी आप लोग सेशन स्ट्रेटजी वीडियोस देखते हो, आपको सब लोग बोलते हैं आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो। अरे ये तो बताओ किसकी आंसर राइटिंग करनी है। आपके पास 4 पेपर्स होते हैं: जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, एंड उसके बाद आपके पास ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल नंबर 2, और एक आपके पास होता है ऐसे का पेपर। इसके अलावा भी पेपर्स होते हैं, बट मार्किंग में आपके पास ये सारे काउंट होते हैं। जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी होती है बेसिकली, अब देखो, आप जो यूपीएससी की जो आपको यूट्यूब के ऊपर स्ट्रेटजीज बताते हैं, वो सब क्या बोलते हैं? यस, क्या हाईएस्ट स्कोर किसमें आता है? ऑप्शनल है जो आपकी रैंक डिसाइड करेगा। ऑप्शनल है जो आपकी रैंक डिसाइड करेगा, है ना। ऐसे जीएस पेपर 4 ये आपकी रैंक डिसाइड करता है। और जो वेबसाइट्स आपको क्वेश्चंस देती है, वो हमेशा जीएस पेपर 1, 2, 3 उनकी आपसे प्रैक्टिस करवाती है। क्या मतलब निकला? यस। तो जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी होती है, वो प्रैक्टिस आपको करनी होती है आपके ऑप्शनल की। तो आपको हमेशा अपने ऑप्शनल की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। क्योंकि आप कितने ही टॉपर्स की ना वो उठा करके देख लीजिए मार्कशीट, उसमें आप देखोगे जीएस पेपर 1, 2, 3 में मोर और लेस सबके सेम ही मार्क्स होते हैं। एक दो मतलब 10-15 मार्क्स इधर इधर हो जाएंगे। किसी के जीएस पेपर 1 में ज्यादा होंगे, किसी के 2 में ज्यादा आ जाएंगे, किसी के 3 में ज्यादा होंगे, किसी के 4 में जो है ना 1 में वापस ज्यादा हो जाएंगे। तो एवरेज ना सबका 100 से लेकर के 120 तक के बीच में ही रहता है। इससे ज्यादा कभी आएंगे नहीं, आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लो। और अगर आपने प्रीलिम्स निकाल दिया तो इससे कम भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको चीजें पता होती है। जिसने प्रीलिम्स निकाल दिया, सबका नॉलेज लेवल सेम उतना आ ही जाता है। तो इसलिए इनका नहीं, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ऑप्शनल की करनी होती है। तो जब तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट ही नहीं हुआ, तब तक आंसर राइटिंग के लिए जाने से मतलब क्या है? पहली चीज तो। दूसरी चीज, यूपीएससी में आंसर लिखना इज नॉट लाइक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आंसर लिखना। क्या आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा और आपने एक क्वेश्चन लिया और उसका आंसर लिख दिया? यहाँ पर अगर एक आपके पास पॉलिटी से रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन है, तो आपको उसको पॉलिटी से लिंक करके भी आंसर देना होता है। उसके इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स भी आपको दिखाने होते हैं। मान लो कोई लॉ है जो जिसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर भी आ रहा है, तो आपको इकोनॉमी से भी लिंक करके आपको आंसर देना होता है। तो इंटरलिंकिंग बहुत होती है यहाँ पे टॉपिक में। अब जब तक आपको वो टॉपिक से नहीं पता, आप वो आंसर राइटिंग कैसे करोगे? इसलिए जब तक आपका पूरा स्टैटिक पोर्शन और ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपको आंसर राइटिंग के लिए तो जाना ही नहीं है। तब तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को लीजिए। तो जो मैंने फेज 1 और फेज 2 आपको बताया था, वो सिर्फ नॉलेज अक्वायर करने का टाइम था आपके पास, है ना, कि आप लोग जो है वो एक्वायर करिए, नॉलेज को जो है आप लोग लीजिए। क्लियर आपके पास? तो ये चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती है। इस तरीके से जो है आपको प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए। डन? यस। सो आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन मैंने कहा ना फेज 3 में आती है। जो आंसर राइटिंग है वो आपके पास हमेशा फेज 3 में आएगा। और न्यूज़पेपर मैंने कहाँ पे बताया था? फेज 2 में। तो जो फेज 1 है वो तो सिर्फ स्टैटिक को पढ़ने का है, कि स्टैटिक पोर्शन आप अपना कंप्लीट करिए। ये एक आइडियल प्रिपरेशन है, बाकी आप जैसे चाहें वो जो है वो कर सकते हैं। ये चीज है। क्लियर सभी को? तो आंसर राइटिंग को लेकर के मैंने आपको चीजें बता दी। अच्छा, अब मान लो कोई चाहता है कि सर मैं तो ना इससे ज्यादा और आंसर राइटिंग मुझे करनी है। तो इसके अलावा जब आप ऑप्शनल के अलावा अगर आप आंसर राइटिंग के लिए जाते हो, तो पहले आप आंसर राइटिंग करेंगे इसकी, जीएस पेपर 4 की। इसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। अब देखो, इसके बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमको और आंसर राइटिंग करनी है, तो कभी भी कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा करके उसका आंसर नहीं लिखना है। बहुत सारे लोग करते हैं ना, डेली किसी XYZ वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहां पे जो भी क्वेश्चन पोस्टेड होते हैं उनके ऊपर आंसर लिखने लग जाते हैं न्यूज़पेपर को देख करके। वो नहीं करनी है। आपको हमेशा इन तीनों में से एक पेपर को टारगेट करना है। ठीक है, कि मान लो आपका मन किया कि सर मैं जीएस पेपर 2 में अपने स्कोर को अच्छा करना चाहता हूँ, तो आप जीएस पेपर 2 सेंट्रिक जो भी क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं की आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि एक तो आपके पास ऑप्शनल में अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा। आपने जीएस पेपर 2 की आंसर राइटिंग अच्छी करी है, तो आपके पास यहाँ पर भी जो मार्क्स हैं वो उससे ज्यादा आएंगे। रेदर देन रैंडिंग कभी भी जाने रैंडमली कहीं पे जाने, कभी आपने हिस्ट्री का आंसर लिख दिया, कभी आपने ज्योग्राफी का कोई आंसर लिख दिया, कभी मन बना तो आपने साइंस एंड टेक का कोई आंसर लिख दिया, कभी मन बना तो आपने इकोनॉमी का कोई आंसर लिख दिया, उससे कोई फायदा नहीं है।
अगर आप टारगेट कर लेते हो कि मेरे को पॉलिटी में अच्छे मार्क्स लेकर के आना है, तो आप पॉलिटी के कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिख जाए उसका आंसर करो। यस, इस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो चलनी चाहिए। ऑप्शनल कैसे चूज करें? तानिया, ऑप्शनल आप क्यों पूछ रहे हैं? आपने तो इतनी बार मेरे सेशंस देख लिए हैं। देखो, ऑप्शनल डिपेंडिंग करता है कि अगर आपका 2025 का या 2026 का एग्जाम है ना, तो पहले आपको स्टेज 1 कंप्लीट करनी है। स्टेज 1 जब कंप्लीट करोगे तो आपके स्टैटिक पोर्शन सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। जब ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, 2026 है ना, तब तो आपके पास अच्छा टाइम है। तो डिपेंडिंग ऑन इन सब, ये पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, डिपेंडिंग ऑन इनमें से आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है आपको अपना ऑप्शनल जो है वो चूज कर लेना है। ये क्लियर? अब जब पहले आप ये स्टेज 1 में ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपके ऑप्शनल की प्रिपरेशन में 2 महीने कम हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक्स आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये चीज है। क्लियर? चलिए, तो मेरी तरफ से जितने मेरे ख्याल से जो आपके डाउट्स थे मैंने सारे आंसर करे होंगे। अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं स्टूडेंट से कि किस किस के क्या क्या क्वेश्चंस हैं, या क्वेश्चंस तो चलिए छोड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे लेकर के और किसी का कोई सवाल? अब हम लोग 2024 के स्टूडेंट्स जो हैं उनसे बात करेंगे। एंड जो आप लोग हो, आपको बैठ करके पेशेंसली सुनना है। एंड आप लोग चाहो तो इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी कर सकते हो इनकी प्रिपरेशन को लेकर के। यस, डन। चलिए, तो फर्स्ट नंबर हम लोग ले लेते हैं अभी रीड्स का। अभी रीड्स है क्या क्लास में? माइक का एक्सेस दे देता हूँ मैं। यस, अभिषेक, अगर इफ पॉसिबल आप अपना कैमरा भी अगर ऑन कर दें तो इट विल बी ग्रेट। यस, तो आपको करना क्या है अभिषेक? आपको एक तो अपनी प्रिपरेशन की पूरी जर्नी बतानी है। आपको ये जरूर बताना है कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी अपने प्रिपरेशन में, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट। Sir. यस, हाय, हेलो अभिषेक। Hello guys, this is Abhishek. So this will be my second attempt. So directly I'm coming to what are the problems that I faced during my preparation. जैसे सर मैंने सर स्टार्ट किया था 2021 से प्रिपरेशन। तो हम्म। एक्चुअली सर आई वाज इन टू बोट एक्चुअली। आई वाज डूइंग सर सीए प्लस दिस यूपीएससी, दोनों सर एक साथ में मेरा चल रहा था। तो प्रॉब्लम सर मेरे को हो रहा कि मैं उस पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था, इस पे भी फोकस नहीं कर पा रहा था। तो लेटर हम्म। सर 2022 मई में सर मैंने लास्ट टाइम सर अपीयर किया सीए आईपीसीसी में। उसके बाद सर हम्म। मैंने पूरा का पूरा फोकस इस साइड में किया, यूपीएससी साइड में। तो सर इनिशियली सर मेरे को प्रॉब्लम मतलब हुआ है कि जैसे कि मेरे को अच्छा से मतलब डायरेक्शन नहीं मिला। ऑल्दो हम्म। सर मैं अपने से मतलब खुद से बहुत ज्यादा ट्राई किया, सारा सब्जेक्ट्स किया। लाइक जैसे आपने फर्स्ट फेज सेकंड फेज बताया, तो फर्स्ट फेज भी मैंने अच्छे से किया और सेकंड फेज भी मैंने अच्छे से किया। तो लाइक मेरा सर अभी के टाइम में मतलब जीएस 1 2 3 4 मेरा कंप्लीट है, और हम्म। प्रीलिम्स का सारा पार्ट मेरा कंप्लीट है। लेकिन सर जो प्रॉब्लम मैंने जो फेस किया पहले बार, जैसे कि सर मेरा पहले सर हेल्थ इम्पैक्ट हुआ था। तो उसके वजह से भी सर मेरा 23rd का मतलब अच्छा नहीं गया। और सर राइट डायरेक्शन पहले नहीं था मेरे पास। ऑल्दो सर मेरे पास जो नोट्स थे वो काफी बल्की थे, और कुछ कुछ तो सर हम्म। जैसे पीडीएफ्स होते थे उसी से मैंने डायरेक्टली पढ़ रखा था। तो लास्टली सर उसको कंसोलिडेट मैं नहीं कर पाया। तो ये एक मेजर सेटबैक रहा मेरे लिए। और हम्म। सर जैसे सर मैंने साइंस एंड टेक हो गया, ये सब हो गया, पहले मैं इस पे एम्फेसिस नहीं दिया था ज्यादा। और जो हम्म। 23rd का जो सर फैब हुआ, तब तक मैं मेंस का ही तैयारी कर रहा था। अच्छा। तो उस उसके वजह से सर जो मार्च का, फिर मार्च अप्रैल मई सर उस टाइम पे मेरे ज्यादा मतलब नहीं कर पाया ज्यादा। और इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक फिर मैंने बहुत लेट से स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे सर हम्म। मेरे को मतलब ये दिक्कत हुआ, एक तरह से मेरा ये मतलब लेट रिएक्शन था इन सब्जेक्ट के लिए। लेकिन मतलब ये ओवरऑल इम्पैक्ट मेरा बहुत ज्यादा किया, खराब कर दिया पूरी तो इस तरह से। बार आपने कैसे और इम्प्रूव सर किया इन चीजों को? नोट सर मेरे काफी बल्की थे पिछले बार। तो सर मैंने हम्म। नोट्स को थोड़ा कंसोलिडेट किया, जो पीडीएफ थे सर, जो मतलब एक्स्ट्रा जो पार्ट था वो सब हटा दिया मैंने। और खुद से हम्म। सर इस बार वापस से नोट्स मैंने बनाया। ओके। और सर पिछले बार जैसे सीसैट पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं दे पाया था।
तो इस बार हम्म सर जैसे सीसैट सर नो डाउट मतलब थोड़ा टफर साइड में आ रहा है, तो इस बार सर मेरे को हम्म। मतलब ज़्यादा मैंने इस पे फोकस किया, और सर डायरेक्शन तो भी मैंने पिछले बार नहीं टीचर्स था, के तो लिए इस बार कंप्लीट मतलब करके देखना ओवरऑल ही है कि आपको डायरेक्शन टॉप पे मेरे को करना अच्छा होता मिला। है। यस सर। अच्छा, इस बार यू आर गेटिंग अ गुड डायरेक्शन थैंक्स टू मी। यस सर। ओके, चलिए सर फाइन। यू ऑल्सो एंड एक मेरे अंकल भी हैं हु इज इन मर्चेंट नेवी, उन्होंने मतलब 4 अटेम्प्ट दिया, जिसमें से एक हम्म। बार मतलब मेंस में वो बैठे थे, तो उनसे भी मतलब अच्छा मिला मेरे को गाइडेंस। गुड 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 गुड। देखो, गाइडेंस जहाँ से भी मिले हाँ। ना आपको जरूर लेनी चाहिए, बट ये जरूर ध्यान रखना है कि कहीं से गलत गाइडेंस ना आ जाए, बस ऐसा। हाँ तो सर। इसलिए जैसे मैं ये यूट्यूब वाला बताता हूँ ना, वो वाला कि सब आंसर राइटिंग आंसर राइटिंग आंसर राइटिंग, वो वाला ऐसा गलत गाइडेंस नहीं होना चाहिए बस। ये तो आप गाइडेंस, तो जैसे अगर आपको एक ऐसा इंसान मिल जाता है, और जो आप कह रहे हो ना कि सर उनका एक बार अटेम्प्ट जो है मेंस निकला, आप मान के चलिए इनसे अच्छा तो कोई समझा नहीं सकता आपको, है ना? हाँ ये सर। क्योंकि, हाँ, क्योंकि इन्होंने तो लाइव उस एग्जाम को दिया है, समझे? हाँ। फ्लॉज उनको ज्यादा पता है कि क्या, देखो, क्या करने से सिलेक्शन होगा, ये तो जानना ही है, इसका आंसर एक ही है, पढ़ने से सिलेक्शन होगा, है ना? ये तो सबको ही पता है हाँ कि सर। सिलेक्शन जो है वो पढ़ने से होगा। बट क्या करने से सिलेक्शन नहीं होगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगर हाँ अच्छा सर। यार, अगर मैं ऐसी गलतियां कर रहा हूँ तो सिलेक्शन नहीं होगा इससे। हाँ तो सर। ये जो है वो ज्यादा जरूरी सर होता है। लास्ट ईयर का सर जो मेरा अटेम्प्ट था, वो सर एक तरह से मेरे लिए रियलिटी चेक था। मैंने हम्म मतलब लेट से स्टार्ट भी किया, जैसे फैक्ट तक सर मैं मेंस मतलब कर रहा था, और फिर वापस से प्रीलिम्स के लिए, और सर नोट्स मेरे काफी बल्की हो गए थे ना, तो उसके वजह से मैं रिवाइज नहीं कर पाया लास्ट हम्म लास्ट स्टेज में। तो सर इस बार मतलब मैं कर रहा हूँ कि अपना नोट्स को मतलब थोड़ा प्रिसाइज कर दिया हूँ। उसमें हम्म। सर माइंड मैप्स के फॉर्म में नोट्स मैंने बनाया है वापस से, और साइंस एंड टेक और गुड। इन्वायरमेंट जो कि लेट से पिछले साल सर स्टार्ट किया था, वो सर मैंने अभी वापस से कर लिया सारा, रिवाइज चलो कर लिया अभी बढ़िया। तक। और सर हम्म। पिछले बार सर मैंने टेस्ट सीरीज भी नहीं दिया था। इस बार आप दे रहे हो वो? हाँ सर, अभी अभी स्टार्ट करूंगा सर। हाँ, बट उसमें वो ज्यादा पैसे मत लगाना, जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया था लास्ट क्लासेस में, वैसे ही करिएगा आप उसको, यस सर। है ना? हाँ, वैसे ही करना वो ज्यादा सही है। चलो, तो व्हाट आर योर टिप्स टू लाइक योर फेलो स्टूडेंट्स, फेलो एस्पायरेंट्स? जैसे सर ऑप्शनल तो पहले सबको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे जिसका हम्म अगर 25 में जो अपीयर कर रहे हैं टिल दिसंबर, मतलब उनको अपना ऑप्शनल देख लेना पड़ेगा। मतलब यस, फर्स्ट रीडिंग तो बिल्कुल। मतलब हो ही जाना चाहिए। और साथ में सर हम्म जो जो मतलब GS4 एक बार बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे GS1 2 3 का जितना भी पार्ट है ओवरऑल एक बार मतलब देख लेना होगा उन लोगों को। हम्म। और प्रीलिम्स के लिए जैसा सर मैंने काफी लेट से स्टार्ट किया, जैसा मैंने बताया मार्च से स्टार्ट किया, तो वैसा मतलब गलती नहीं करना होगा उनको। और सर हम्म करंट अफेयर्स जैसे हम्म मैगजीन्स हो गया, फिर न्यूज़पेपर हो गया, वो सब मतलब कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ेगा। और सर लास्ट ईयर मतलब हम्म मेरा एक और प्रॉब्लम था जो कि मैं मतलब डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने मंथली मैगजीन जो आता है ना सर, उसमें क्या किया था सर, मैंने मंथली मैगजीन का प्रिंट आउट लेके उसी में अंडरलाइन करके सारा का सारा नोट्स बनाया था। तो हम्म लास्टली सर वो रिवाइज नहीं कर पाया था, बहुत मतलब हेक्टिक हो गया था सारा का सारा चीज। तो वही मेरे मतलब अंकल ने मतलब मेरे को बताया कि इसको ऐसे करने के लिए कि मतलब जैसे हम्म 120 पेजेस है लगभग, तो उसको मतलब हम्म। प्रिसाइज मतलब अपने अपने ओन वर्ड में 30 पन्ना मतलब 30 पेज 35 पेज में ऐसे करके शॉर्टली लिख लेना है। लिखना है, तो बिल्कुल। हाँ, तो उसको मतलब देखो लास्टली मैं, मतलब रिवाइज करने में हाँ, ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल। देखो, मैं इस मामले में कैसे बोलता हूँ कि एक यूपीसी एस्पायरेंट के पास ना नोटबुक्स के नाम के ऊपर सिर्फ इतनी ही चीजें होनी चाहिए। आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए पॉलिटी की, एक कॉपी होनी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन की, आपके पास हिस्ट्री की आप लोग चाहो तो 4 कॉपी बना सकते हो, है ना? जिसमें आपके पास मॉडर्न हो जाएगा, मिडाइवल हो जाएगा, एंशियंट हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा। उसके बाद जियोग्राफी की आपके पास कॉपी होनी चाहिए, जिसमें फिजिकल हो जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगा। ठीक है, प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी आप चाहो तो इसी में कहीं पे रख सकते हो। एक कॉपी आपके पास इकोनॉमी की होनी चाहिए, एक कॉपी आपके पास एनवायरमेंट की होनी चाहिए, एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए साइंस एंड टेक की। इसके अलावा ना आपके पास और कॉपीज नहीं होनी चाहिए, ना ही इसके अलावा आपके पास कोई पीडीएफ मटेरियल आपके पास है वो होना चाहिए, है ना? तो मेनली इतना ही होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर तो फिर चीजें करेंगे कैसे? भाई, आपको बड़ी बड़ी कॉपीज आप बनाओ, ठीक है, बड़ी बड़ी कॉपीज आप बनाओ। सबसे पहले आपने स्टैटिक पोर्शन को आपको कंप्लीट कर लिया, फिर इसमें याद है आप लोगों को, मैंने एक बार आपको बताया था कि मैगजीन्स के थ्रू करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है, याद है?
यस। तो मैगजीन्स के थ्रू कैसे करंट अफेयर, जब स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद उसी सब्जेक्ट में, मान लो ये पॉलिटी की आपकी कॉपी है, तो पॉलिटी की कॉपी के अंदर आपने स्टैटिक सब्जेक्ट एक बार पोर्शन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पर जो है आकर के उसके जितने भी न्यूज़पेपर्स के आपके पास आती है, शॉर्ट जो भी आता है, उसको यहीं पे आप इसमें कंप्लीट कर लो, ताकि एक पॉलिटी की आपने कॉपी उठाई, उसमें आपका स्टैटिक भी पूरा कवर हो गया, इसी में आपका करंट अफेयर्स भी पूरा कवर हो गया। अब कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो डेली न्यूज़पेपर के बैठ करके नोट्स बनाते रहते हैं, कोई फायदा नहीं निकलता उससे, है ना, वो जस्ट टाइम वेस्ट ही होता है वो फिर वो वही स्टूडेंट होते हैं कि यार 4 साल प्रिपरेशन करी थी मगर कुछ हुआ नहीं, है ना, तो वैसी चीजें कभी भी नहीं करनी है। सेम चीज आपकी इकोनॉमी एनवायरमेंट सब में, टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, कोई आपको नया पॉइंट मिला, जाकर के सीधा आपने नोट्स अपडेट कर लिया। तो जो लोग कहते हैं ना सर लक्ष्मीकांत पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, या मैं ये वाली फलानी किताब पढ़ लूँ सिलेक्शन हो जाएगा क्या, भाई आपका सिलेक्शन आपके नोट्स को पढ़ने से होगा। आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, उसमें लक्ष्मीकांत भी होनी चाहिए, उस नोट्स में टेस्ट सीरीज के टॉपिक्स भी होने चाहिए, उस नोट्स में करंट अफेयर्स भी होने चाहिए, सब कुछ आपके पास वहीं पे होता है। इवन मैं आपको एक टीचर की तरफ से बताता हूँ, एक टीचर अपना सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करता है, हम भी यही करते हैं। कोई भी एक टॉपिक पढ़ना होता है, जैसे मान लो अभी हम लोगों को ये पढ़ना है, मान लो, है ना, पॉलिटी को लेकर के हमें कुछ प्रिपेयर करना है, जैसे फंडामेंटल राइट्स को लेकर के हमें कुछ भी प्रिपेयर करना है, तो फंडामेंटल राइट्स का एक टॉपिक पूरा हमारा स्टैटिक पोर्शन बन जाता है। उसके बाद हम लोग स्कैन करते हैं पूरा कि हाँ इस पूरे साल जो है प्रीलिम्स को जो है पॉलिटी को लेकर के पूरे साल में क्या क्या करंट अफेयर्स रहे हैं। उसके बाद लास्ट में उसको ऐड कर लिया जाता है, फिर जब पढ़ाते हैं तो एक साथ सारा पढ़ा देते हैं। यही चीज है आपको भी करनी चाहिए। तो आपके लिए जो बुक होती है ना, जिसको कि सर इसको पूरा करना है, वो हमेशा आपके नोट्स होने चाहिए। और कभी भी ये मत बनाओ कि करंट अफेयर्स की कॉपी एक अलग बन गई है और पॉलिटी के करंट अफेयर्स अलग हैं, उसमें सेक्शन कर रहे हो, अरे भाई ऐसे कब याद रहेगा, इतनी कितनी सारी जगहों पे आप देखोगे नोट्स को रेफर करोगे, रेफर करना भूल जाओगे। कल को अगर आपने कहीं और चीजें लिख रखी है ना, तो जब आप मान लो आपने फंडामेंटल राइट से लेकर के कोई करंट अफेयर्स किसी दूसरी कॉपी में लिख रखा है, तो जब आप पॉलिटी को रिवाइज कर लोगे तो कितनी पॉसिबिलिटी है आपको कि ये याद आएगा कि हाँ वहां पे मैंने कोई करंट अफेयर्स लिख रखा है, ये याद ही नहीं आएगा आपको ये। तो इसलिए जहां पे सब्जेक्ट होता है ना, वहीं पे उसका करंट अफेयर्स जो आपको अपडेट करना होता है वहीं पे लिख देना होता है पास में। तो हमेशा इतनी कॉपीज होनी चाहिए, आप जितना भी मटेरियल ले रहे हो वहां से लेकर के आप अपनी कॉपी बनाओ और उसमें जो है अपना करते रहो। सर एक रिक्वेस्ट है, एक स्टडी ग्रुप बना दीजिए जिसमें आप एक टॉपिक देंगे उसको बच्चों, अ, आप एक टॉपिक देंगे उसमें बच्चों को तैयार करके डेली ऑडियो डालना होगा, आउटपुट के लिए हेल्प होगा, हमारी भी फास्ट प्रिपरेशन होगी। देखिए देखते हैं सर, कुछ अगर लगेगा तो हेल्पफुल करेंगे, कभी एक बार ऐसा कोई सेशन करके देखेंगे, अगर कुछ हेल्पफुल होगा तो फिर ग्रुप जो है वो बनाएंगे। एक ग्रुप जो है बनाना है, उसमें एक थोड़ा सा एक पेज है, वो जैसे ही ऑटोमेशन मोड में हमने बोल रखा है वेबसाइट वालों को, वो उस पर काम कर रहे हैं, जैसे ही ऑटोमेशन मोड पे आ जाएगा फिर वो ग्रुप आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके नोट्स जो होने चाहिए ना, तरंग क्या, सॉरी अभिरीत, आई गेस आप इससे अग्री करेंगे। यस सर। हाँ सर। हाँ हाँ, ये होना चाहिए आपके पास, तो इस तरीके से आपके पास पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए और कोई आपकी तरफ से एड ऑन अभी अभिषेक। हाँ सर, अभी तो सर जितना लोग मतलब 25 का कर रहे हैं अभी, अभी तो हम्म मतलब अपना बेसिक प्रिपरेशन पे ध्यान दे अभी। ओवरऑल हम्म, सर अभी जैसे पॉलिटी हो गए, आईआर हो गए, जियोग्राफी हो गए, ये सब पे मतलब अभी फोकस कर सकते हैं। चलो गुड वन। एंड 2024 वालों को आप चैलेंज करना चाहोगे क्या यहाँ पे। हाँ सर, ऐसा तो नहीं है, अभी तो चैलेंज नहीं करना चाहेंगे हम। अच्छा, चलो 2024 वाले आप लोग आपस में कुछ डिस्कस करना चाहते हो, अभिषेक से कोई क्वेश्चन। नहीं, चलो जो भी फेलो स्टूडेंट्स है 2025 2026 वाले, आप लोग इनसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। हमेशा तो मेरे से पूछा जाता है, आज चलो अभिषेक से पूछता है, जस्ट एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम एक स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से समझ जाता है ना, ये वाले सवाल मत पूछ लेना, अभिषेक भैया ये बताओ अगर वो मेरे से बात नहीं कर रही तो इस चीज को आपने कैसे डिस्कस किया, है ना, ये चीजें नहीं पूछ लेनी है। भैया आपकी भी लाइफ में कोई थी क्या, ये ऐसे सवाल नहीं। यस, चलो भैया अभिषेक आपसे ये सवाल है कि चलो किसका किसका क्या क्वेश्चन है, कंसिस्टेंसी आपने कैसे मेंटेन कर रखी है आपकी आपकी लाइफ में, है ना, जैसे मैं बताऊंगा कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करना है, तो मैं एक टीचर एंड के ऊपर बताऊंगा।
But how, being a student, you are being able to maintain a consistent study routine? कंसिस्टेंसी आई बिलीव कि आपको मतलब रेगुलर आपको फोकस करना पड़ेगा इसके लिए। मतलब जैसे कि मेरा पिछले बार जैसा एग्ज़ाम खराब हुआ तो मैं कंसिस्टेंट हो गया इस बार। तो मे बी हुँ, उसी मतलब से ऐसा तो सीखा। मैं नहीं चाहता हूँ। हाँ, तो उससे मैंने सीखा मतलब मैंने अपने पास्ट एफर्ट से सर मैं बहुत चीज़ सीखा हूँ। तो इससे मेरे को मतलब कंसिस्टेंसी आ रहा है। और सर सोसाइटल हुँ, प्रेशर भी है काफ़ी-काफ़ी। फिर हुँ, जॉब्स ये सब के लिए भी जैसे सर जैसे मैं पहले सीए परस्यू कर रहा था, तो उस टाइम में भी सर हुँ, मैं मतलब बहुत पढ़ता था उस टाइम पे। तो सर मेरा मतलब उस टाइम पे आईपीसीसी मेरा निकल गया था। ग्रुप हुँ। ए मैंने क्वालीफाई किया था, ग्रुप 2 मेरे से नहीं हो पा रहा था। ट्वाइस आई अटेम्प्ट बट मेरे हाँ, से हो आपने एक नहीं बार पाया। किसी स्टूडेंट को यहाँ पे गाइड भी किया था इसको हाँ, लेकर। हुँ, यस सर। तो सर वही मेरा मतलब कंसिस्टेंसी उसी टाइम से आ गया था। तो मैं अभी हाँ, मतलब 9 उस टाइम भी मैं 9 से 10 घंटा पढ़ सकता था, अभी भी मैं पढ़ सकता हूँ ऐसा। हुँ। तो बेसिकली तो आप तो मतलब फोकस वो काफ़ी समझे हो। कंसिस्टेंसी आपको टाइम टू टाइम आएगा एक तरह से, ऐसे मतलब एकदम से नहीं होगा। आप ऐसा कर सकते हो, आप जैसे कितना घंटा पढ़ते हो अभी? हुँ। प्रिंस अग्रवाल, कितना घंटा पढ़ते हो दोस्त? अभी प्रिंस आंसर करिए। 8 आवर्स पढ़ ओके, लेते हैं। 6 टू 8 आवर्स। हाँ, तो ठीक है, अभी मतलब थोड़ा-थोड़ा और इसमें बढ़ा सकते हो। जैसे तो 15 ये मिनट, भी आधा बताओ घंटा प्रिंस ऐसे अग्रवाल, ऐसे आपकी मतलब डेली वाइज़। 6 टू 8 अगर सप्ताह में एक बार दिन में बैठे और 6 टू 8 पढ़ लिया तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। कंसिस्टेंटली डेली 6 हाँ, टू वो 8 भी आवर्स है। कितनी बार पढ़ लेते हो? सर डेली मिनिमम 4 हाँ, आवर्स तो पढ़ लेते हो ना? हाँ, कम हो तो गया ये। 4 आवर्स आप पढ़ते हो ना, तो मतलब आधा घंटा और उसको एक्सीड करो, फिर और आधा घंटा ऐसे-ऐसे करके मतलब अपना बढ़ाते जाओ उसको पहले। और उसको एक तरह से मतलब हुँ। मतलब हमेशा रखो उसको, फ़ॉलो अप करो हमेशा, हर दिन। देखो मैं इसका उसके अलावा बहुत तो और सिंपल मतलब आंसर कहीं देता हूँ। जाते नहीं होंगे आप कॉलेज? हुँ, सीसैट का सीसैट का अगर मेरे से मैथ्स पूछोगे तो आप मतलब रिलाय कर सकते हो पीवाईक्यूज़ पे ज़्यादा। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप पीवाईक्यूज़ करो, ठीक है? अगर नहीं है तो आप मतलब फ़ोकस करो अपने उस पे जो मतलब जैसे आपका हो गया रीज़निंग वाला पार्ट है, उस पे भी आप फ़ोकस करो एक बार, ठीक है? मैथ्स के ऊपर एक बार फ़ोकस करो, तो मतलब बेसिक्स पहले अपने स्ट्रॉन्ग कर लो, इसके बाद फिर पीवाईक्यूज़ सॉल्व करना। चलिए अब देखो इन दोनों क्वेश्चन का एक मैं थोड़ा-सा मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जो कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है ना वो एक ही चीज़ से सॉल्व होगी। मतलब एक सिंपल सा बताता हूँ, एक रूल बना लो कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो, बट अगर क्लास हो रही है ना तो वो क्लास अटेंड ज़रूर करनी है। अगर आपने क्लास की डेली क्लास करी ना तो आप अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। भाई मैं बोलता हूँ अगर आप मेरे सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हो, ये बात मैंने कल की क्लास में भी बताई थी कि अगर आप मेरे सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हो तो आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगा, है ना? अगर आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हो तो आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगा। बट अगर आप मेरे डेली लाइव लेक्चर्स देखते हो तो आपको वही नॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको पंक्चुअलिटी भी मिलेगी जो आपके अंदर आ जाएगी ओवर द टाइम, क्योंकि डेली बहुत सारे आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे डेली कंसिस्टेंटली इस क्लासेस को अटेंड करने के लिए। ये एक चैलेंज है ये कि मेरी क्लासेस डेली अटेंड करके दिखाएं, है ना? ये तो क्यों बहुत सारे, किसी दिन डिनर का प्लान बनेगा, किसी दिन किसी दोस्त का फोन आ जाएगा, किसी दिन जिससे आपकी डेली बात होती है वो रूठ जाएंगे आपसे तो उनको मनाने के लिए आपको एफर्ट देना पड़ेगा उधर। बहुत सारे एफर्ट ना, डेली स्टूडेंट की प्रॉब्लम सही है। कभी घर का कोई फंक्शन आ गया, कभी और कुछ हो गया। तो जब आप डेली लाइव क्लासेस में इन सब चीजों को हटाओगे ना तो आपको क्या है कि अपनी लाइफ में ना फिल्ट्रेशन आ जाएगा कि कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो रैंडम टास्क आती है ना जो आपका टाइम खाता है उसको फिल्टर आउट करने की आपकी आदत अपने आप बन जाएगी। इसलिए डेली क्लासेस जरूर करनी है, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, बट क्लास डेली जरूर करनी है। इससे आप डिसिप्लिन हो जाओगे, पंक्चुअल हो जाओगे, फिर कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क सब कुछ आ जाएगा आपकी लाइफ में। और जिसने स्किप करना शुरू कर दिया वो आज लाइव क्लास छोड़ेगा, फिर कल को फिर उनकी उन्हीं के दिन में ऐसे लाइफ में दिन आते हैं कि 4 दिन हो गए कोई पढ़ाई नहीं करी, 10 दिन हो गए कोई पढ़ाई नहीं करी। तानिया मिलानी 3 मंथ से कंसिस्टेंसी क्लासेस ले रही हैं, गुड। ये तो नाम मुझे याद है, तानिया हो गया, दीक्षा भार हो गया, मीनाक्षी हो गया। मीनाक्षी डागा ने तो बीच में भी क्लासेस नहीं करी थी। बट तरंग गिडवानी जब से आ रहे हैं तब से डेली क्लास में आ रहे हैं और सब डेली कैमरा ऑन करते हैं। मुझे सबसे अच्छी इनकी आदत ये लगती है।
आज बाहर थे वो, फिर भी उनका कैमरा ऑन था। ट्रैवल कर रहे थे, कार में ट्रैवल कर रहे थे, मैंने वो भी देख रहा था, तब भी इनका कैमरा ऑन था। अब घर पे आकर के बैठ गए हैं, तब भी इनका कैमरा ऑन है। मुझे इनके घर की दीवारों के रंग भी याद हो गए हैं, है ना। जैसे पीछे कौन सा कलर होता है मुझे वो भी याद है ना। एक रूम में तो आपके रेड कलर है पीछे। वो भी सर, यस सर, साथ में घर वालों का भी आदत हो गई है। इफ बाहर जाते हैं तो भी बिफोर 10 AM वापस आने की कोशिश रहती है। गुड वन। तो ये चीज ड्यूरिंग पहले फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट, आई मीन आपको स्टैंडर्ड बुक्स कवर करने में कितना टाइम लगा, देन हाउ यू मेंटेन रिवीजन। चलो अभी, अभिषेक ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप आंसर कर सकते हो, रमेश देशमुख का। हाँ, रिवीजन टाइम तो पहले जैसे मैंने बताया था कि मैंने 21 से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे मतलब मैंने बेसिक्स कंप्लीट किए थे, जैसे एनसीईआरटी हो गए, ये सब हुए। तो मैंने उस टाइम पे पहले कर लिया था। इसके बाद फिर मैंने डायरेक्टली मतलब जंप किया था लेक्चर के ऊपर। तो मैंने पहले लेक्चर पूरा अच्छे से देखा, ठीक है, इसके बाद फिर मैं बुक्स के ऊपर गया। तो मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स है तो मतलब इजीली मेरे को समझ आने लगे। फिर उसके बाद मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में सारा का सारा अपना नोट्स बना के रखा। तो वो जो नोट्स मैंने जो बनाया था ना, वो काफी बल्की हो गए थे उस टाइम पे। तो उसको फिर मैंने मतलब आफ्टर मतलब 2-3-4 रिवीजन के बाद फिर उसको और मतलब छोटा-छोटा करते गया, जो मतलब फाइनल रिवीजन के लिए मेरे को काम आएगा। तो ऐसे मतलब मैंने किया। तो मैंने मतलब स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ा है, और मतलब डायरेक्टली मैंने बुक्स के ऊपर नहीं गया मैं। तो पहले मैंने क्लासेस ली, इसके बाद फिर मैंने बुक्स पे गया। तो ये मतलब बेटर मेरे को हेल्प अंडरस्टैंडिंग किया। मिल जाती है उससे। हाँ, ये भी है। आपको कितना टाइम लगा कवर करने में? वो ट्वेंटी ट्वेंटी ऑलमोस्ट वन से 1.5 से क्वेश्चन 2 है ना, साल तो लग ही है। लगता है इतना टाइम तो लेता ही है एग्जाम। मैं अगर क्वेश्चन अगर मेरा एनसीआर। ऑप्शनल भी अगर देखा जाए तो मेरे को 1.5 से 2 साल करीब-करीब लग गए वहाँ पे। ऑल्दो 21 वाला जो था मेरा, उस टाइम पे मैं हम्म। इतना फोकस नहीं था, फिर भी मतलब उसको मैं कंसीडर करता हूँ। हम्म। अगर नहीं करते तो चलता है, नहीं करना तो चाहिए। आपको मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। जैसे पॉलिटी का तो आप कर ही लो, ठीक है, उससे मतलब दिक्कत नहीं है, पॉलिटी का कर लो एक बार। लेकिन अगर टाइम आपके पास है तो, अगर टाइम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो उसको। हाँ, क्या है ये लास्ट वाला? हाँ, ये आपने फुल डिफाइन करके नोट्स बनाए क्या? हाँ, तभी तो टाइम लगा है। नहीं फुल डिफाइन करके नोट्स नहीं बने। सर एक बार सर मैं आपको व्हाट्सएप पे अपने नोट्स कुछ भेज रहा हूँ। आप क्या मतलब हम्म। वहाँ स्क्रीन पे शो कर सकते हो उसको? आप यहीं से कर दीजिए, मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग के राइट से देता हूँ। ओ, ओ, ओ। Just one second। आ, चलिए अभी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। सर आई डोंट नो सर कैसे होता है ये। आपके पास ये शेयर, पहले आप अपने नोट्स ओपन कर लो, उसके बाद आपके पास शेयर स्क्रीन का वो आएगा। हाँ सर, ऑप्शन कहाँ पे आएगा? अच्छा हाँ, शेयर यही स्क्रीन। मीटिंग में ही नीचे आ रहा है ना, हाँ, एक एरो बन के आ रहा होगा। ऑल्सो शेयर योर डिवाइस ऑडियो। हाँ सर, मतलब ये दिख रहा है अभी? हाँ जी, बिल्कुल दिख रहा है। हाँ सर, तो जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये लेटर मुगल वाला पार्ट है। तो लेटर हम्म। मुगल के जितने भी मतलब राजा है वो मतलब राइट साइड में है, और उनके मतलब उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है मैंने लेफ्ट साइड में उसको किया है। गुड वन। तो इस नोट है ये ये जैसे हम्म। ये मैगजीन का मैंने बनाया हुआ था। तो जैसे अच्छा। कैपेसिटी बिल्डिंग सर अर्बन लोकल बॉडीज का। तो इसमें सर मैंने हम्म। मतलब उस टाइम पे मतलब मेंस मोड में था उस टाइम पे। तो ये थोड़ा हम्म। मतलब उसको डिफाइन किया मैंने। फिर सर मेजर्स टेकन प्रीवियसली सर, चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड्स। हम्म। यहाँ पे सर मैंने किया, तो उसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा। ग्रेट, 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 ग्रेट। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वाला भी सर पार्ट यहाँ पे नीचे में। हम्म। उसके बट सर ये वो इम्पैक्ट्स कहते हैं हैं ना यहाँ कि, पे, वे हाँ, फॉरवर्ड्स है। बट हाँ, बट ये नोट्स लिखने में आपको टाइम लगा है।
पहले क्योंकि हाँ आपने सर, टाइम सब लगे। अच्छे से पढ़ लिया है, इस वजह से आप ये कर पा रहे हो। तो जो जो स्टूडेंट 2026 वाले, 2027 वाले, इवन जो 2025 वाले हो ना आप, आपको पहले तो अपने डिटेल नोट्स बनाना है। क्रिस्पिंग हाँ रिवीजन टाइम में आपको करनी है। अगर पहले ही दिन अगर आपने क्रिस्प कर दिया ना, तो फिर बाद में जो पॉइंट्स होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है, वो मिस हो जाएगा। इसलिए जो फर्स्ट स्टेज है आपकी हाँ नोट्स सर। प्रिपरेशन की, वो तो आपकी डिटेल नोट्स रहेंगी। पहले आपको हमेशा डिटेल नोट्स बनाना है। उसके बाद एक बार जब डिटेल नोट्स बन जाए, तो उसके बाद आपको उसमें से कि भाई ये पॉइंट्स मेरे फाइन कीवर्ड्स बन रहे हैं, उनको एक बार आप रिवीजन के तौर के ऊपर जो है वो आप बनाओ। बट कॉपी एक ही रखो। कॉपी जो है वो हमेशा एक ही रखो। आप उसी में जो है आपके वो चीजें जो है चलती रहेगी। और उसके बाद उसमें न्यूज़पेपर और एड ऑन जो है वो, अगर पहले ही क्या है कि अगर आपने कीवर्ड्स लिख लिए, बाद में जब रिवाइज करने बैठोगे तो वो कीवर्ड्स के बीच का जो कहानी होती है, वो लिंकेजेस होते हैं, वो समझ नहीं आएंगे फिर। उसके बाद क्या, कीवर्ड्स के थ्रू रिवाइज करो। जहां पे कोई चीज समझ नहीं आती, अपने डिटेल नोट्स को वापस रेफर कर लो आप, सिंपल। तो इस तरीके से रहने चाहिए। तो काफी अच्छा प्रिपेयर किया आपने। बट ये ना कि ये मेहनत है, डे अच्छा वन सर, से अगर ये कोई स्टूडेंट ये ऐसे नोट्स वाला बनाने लगेगा तो नहीं हाँ बनेगा सर। उससे। हम्म, ये हाँ, इसके फर्स्ट पीछे टाइम आपकी में तो 2021 पॉसिबल के नहीं है पीछे ऐसे। मेहनत है। बिल्कुल। हाँ। सर, जैसे ये रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल्स है, तो ये सारा मैंने शॉर्ट में लिख रखा है यहाँ पे। इससे यस, अगर मैं चाहूँ ब्यूटीफुल। तो 2 पेज लिख सकता हूँ। इसके बाद सर बिल्कुल। ये सब मतलब मैप्स भी मैंने बनाए रखे हैं उसमें। हम्म। गुड वन, गुड वन, गुड वन। नाइस। अच्छा काम कर रहे हैं आप। चलो, वी और विश सर आपको मेंस के आपकी लिए इस भी पूरी मैंने ऐसे मेहनत ही का कुछ फल कुछ मिले। नोट्स बनाया हुआ गुड, 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 गुड। है। आई रियली अप्रिशिएट इट। ये सब एफर्ट्स हैं। ये गुड। चलिए, ठीक है। ओके, आप ये बंद कर दें, स्टॉप कर दें शेयर करना। चलो, हाँ, तो अब मेरे स्टॉप हो को गया एक क्या? बार वापस, हाँ हाँ, बंद हो गया। अब मैं एक बार वापस शेयर कर देता ओके। हूँ। प्रेजेंटिंग। आई गेस मेरी स्क्रीन आ गई होगी ना? हाँ जी, चलिए, गुड। चलो। तो ये जो है आपके पास होनी चाहिए। तो पहले जो स्टेज है आपकी नोट्स प्रिपरेशन में, वो हमेशा यही होना चाहिए कि आप वो करें, डिटेल नोट्स बनाओ, है ना? डिटेल नोट्स पहले बनेंगे। उसके बाद जब आप वापस रिवाइज कर रहे हो, तब उसको क्रिस्प फॉर्मेट के अंदर जो है आप लॉग कर लो। ये आप मान के चलो, थर्ड रिवीजन जब आपका होता है ना, सेकंड या थर्ड रिवीजन, उस टाइम फिर आपको क्रिस्पिंग करनी है नोट्स की। उससे पहले अगर आपने क्रिस्प किया ना, तो उसके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं ले पाओगे आप। ये तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, यूपीएससी की प्रिपरेशन में यही तो टाइम लगता है, और क्या टाइम लगता है। यही है। अच्छा। तो इस स्टेज में जो आपकी प्रिपरेशन होंगी। चलिए, और कोई सवाल किसी का नहीं? चलिए, तो और किसी का एक्सपीरियंस अब जान लेते हैं। राहुल कामादोली है क्लास में? सर, जैसे आपके नोट्स हैं वो भी क्रिस्प रहते हैं। मेरे नोट्स तो डिटेल्ड है मेरे ख्याल से पूरे। मतलब जो कहानी होती है वो मैं बहुत सारी चीजें तो बोल देता हूँ। बाकी फैक्ट्स आपको उसमें पूरे के पूरे मिलेंगे, उसमें मैं नहीं करता, क्योंकि एक स्टूडेंट के फैक्ट्स में उड़ा नहीं सकता। ये चीज है। तो उसको फिर डिफाइन करूं? नहीं नहीं, आप मेरे नोट्स से भी क्रिस्प कर सकते हो, ये आपको करना है। उसको और डिटेल में तो आपको कहीं पे कुछ लगे ना कि ये वाली इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा आप उसको और ज्यादा कोई एंगल आप लिखना चाहते हो, तो वो आप उसके अंदर ऐड ऑन कर लो। ये चीज है। जी, ये चीज करेंगे। चले, राहुल कामादोली है क्लास में? राहुल कामादोली, इसी तरह। नहीं, राहुल कामादोली नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। तानिया, नोट्स अच्छे लगे सर, आपके नोट्स अच्छे लगे सर। ये मेरे को बोल रहे हो, अभिषेक को बोल रहे हो आप? तानिया, किसे कह रहे हैं आप? सर आपको, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, अब हम इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, 2024 के अभी हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स में से अभी और है कोई अभी जो 2024 की प्रिपरेशन कर रहा हो? एनीबडी देयर? नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है। यस। तो सर, नोट्स कहाँ मिलेंगे? मेरे नोट्स मेरी वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे। वो कोर्स का आपको एक्सेस लेना पड़ेगा, फिर वहां से जो आपको नोट्स मिलेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इनसे, सिमरनजीत कौर। ताकि हम आपकी, पहले तो हम आपकी प्रिपरेशन को भी जानेंगे,
उसके बाद आपके जो क्या क्वेश्चन था, उसको भी जो हम लोग यहीं पे डिस्कस जो है वो कर लेंगे। और ये जो डाइवान सोल फैमिली है आपका अपेटेंट 2024 का है क्या? हाँ सर। चलिए, तो आपसे भी जो है हम लोग बात करेंगे, है ना? तो फर्स्ट सिमरनजीत कौर है क्लास में अभी? सिमरनजीत कौर ही नाम था ना? यस। हाँ, हाय सिमरनजीत। सिमरनजोत, ओके, हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही सिमरनजीत कौर। अब आ रही है? सिमरनजोत कौर। हाँ जी, अब आ रही है। सर एक्चुअली मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2023 में। ओके। तो मेरा सर प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, मेंस में अच्छा, पहले ये बताइए, आप यहाँ पे आज पहली बार क्लास ले रहे हो ना? उससे मेरी फर्स्ट क्लास है आज। आज फर्स्ट क्लास है, ओके, ठीक है। ठीक है, तो बताइए लास्ट आप। में मेरा मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया। ओके, तो ठीक है। वो जो मैं इसकी प्रिपरेशन सर मिनिमम 2-3 ईयर्स से कर रही हूँ। अच्छा। सर मैंने फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपना स्टेट लेवल पे टीचिंग का एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था हम्म 2020 जनवरी में। हम्म। सर मैं वैसे टीचिंग की लाइन में हूँ, तो मेरा वो एग्जाम क्लियर हो गया था 2019 में। फिर उसके बाद मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था 2021 में। हम्म। तो वो भी मेरा 135 आउट ऑफ 150 के साथ क्लियर हुआ था। सर ओके, अच्छा मेरी स्टेट रैंक वहाँ पे आई थी सर, 41 रैंक आई थी ग्रेट। सीटेट एग्जाम में। तो सर उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन लॉकडाउन से स्टार्ट, तो अभी मेरा ग्रेजुएशन स्टार्टिंग हुआ था। अच्छा, तो सर अभी भी मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी अटेम्प्ट है मेरा। अभी 2024 का अटेम्प्ट है, आपने एक बार पहले यूपीएससी दे रखा है और आपका मेंस क्लियर नहीं हुआ था, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो गया था। यस सर। चलो, तो लाइक व्हाट व्हाट कैन बी द रीजंस कि जिसकी वजह से आपका मेंस नहीं निकला था? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस सर बहुत कम थी। ठीक है। सर क्योंकि मेरा लास्ट टाइम पे से मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, लास्ट दिसंबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था 2022 में। अच्छा। बिकॉज सर मैं 3 इयर्स में मैं वर्किंग भी थी टीचिंग में। हाँ। तो सर उसके बाद फिर मैंने अपना मॉक्स वगैरह भी सर मैंने मॉक्स भी मैंने लेट स्टार्ट किए थे लास्ट ईयर। अभी मैंने अच्छा, एग्जाम स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। एंड व्हाट इज योर ऑप्शनल? सर मैथ्स। मैथ्स है आपका ऑप्शनल? यस ग्रेट। सर। चलिए, कहाँ से आप करते हैं? सर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी कर रहे हो? नहीं, बेसिकली वेयर डू यू हेल फ्रॉम? सर पंजाब। पंजाब से हो, सेल्फ स्टडी किया है आपने? तो मैथ्स की प्रिपरेशन भी आपने सेल्फ करी है पूरी? सर मैंने भाई ने करवाई थी। आपके भाई ने आपकी प्रिपरेशन कराई है? चलिए, गुड गुड गुड, ग्रेट, काफी अच्छा हेल्प किया उन्होंने आपका उसमें। एंड ये सारा जीएस का पोर्शन वगैरह ये सब आप आपने कहाँ से कैसे कंप्लीट किया है? सर सेल्फ स्टडी के साथ ही, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैंने सेल्फ स्टडी के साथ किया था। हम्म। सर इसमें मेरी फिर? सपोर्ट मेरी मदर की रही थी। हम्म सर बिकॉज शी इज टीचर। सर हम्म। उन्होंने मेरा जीएस कवर किया था। सर ग्रेजुएशन मेरी पॉलिटिकल साइंस के साथ थी। सर जो अच्छा मेरा अच्छा। वीकली सेक्शन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स था। वीक सेक्शन से हैं आपके? यस सर। अच्छा 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 अच्छा, ये तो हमने हमारी वेबसाइट पे काफी अच्छे से कवर कर रखा है, आप चाहें तो वहां से कवर कर सकते हैं अगर अभी भी वो वीक हो तो। एंड नहीं अगर सर आपको अभी उसको इंक्रीज कवर है। अभी इंक्रीज अभी है सर। अभी सही है ना? हाँ, फिर तो ठीक है। तो ये है, तो अभी एक तो आपको मॉक्स को प्रिपेयर करना है अपने, जब आपने देख लिया कि भाई मॉक्स की वजह से और ऐसे राइटिंग की वजह से अगर आप रहे हो, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम का इश्यू है, तो आपको इसके ऊपर बिल्कुल काम करना है ना? इसके अलावा अब आपके और क्या, मतलब व्हाट कैन बी द हर्डल्स जिसकी वजह से आपका इस साल एग्जाम मान लो नहीं निकले हैं, तो क्या हर्डल्स होंगे आपके? सर मैं तो सर बीच बीच में बहुत डिमोटिवेट हुई थी सर क्या फर्स्ट रीजन वीक। है वो डिमोटिवेशन के, बताइए, क्या आपके आपके क्या क्या सवाल हैं, बताइए। सर अभी ना एक्चुअली मेरे पास अभी सर, अभी मैंने सर जस्ट अभी 1 वीक
सर मुझे अभी 15 डेज हुए हैं मुझे जॉब लीव किए हुए। पहले मैं जॉब लीव किए हुए। यस सर। ठीक है, फिर? तो सर उसके बाद तो मैं अपनी सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ। सर मेरा फुल टारगेट अब स्टडी पे ही हो रहा है, यूपीएससी की ओर। ठीक है, गुड, ये तो सही है, अच्छी चीज़ है। सर अभी मीन्स कि सर पहले मैं सिर्फ अपनी सर जॉब के साथ में सिर्फ 10 आवर्स निकाल पाती थी स्टडी के लिए, अभी सर मैं 15 आवर्स निकालती हूँ। अभी डेली आप 15 आवर्स निकाल दे रहे हो पढ़ाई के लिए? यस सर। ये तो काफ़ी ज़्यादा है वैसे तो। मतलब इससे क्या होता है ना कि आप 24 में से 15 आवर्स अगर आपने स्टडी को दे दिए हैं, तो आप इतना कब तक कंटिन्यू कर लोगे? ये बात आ जाती है। भाई अभी आपको ना करके भी कम से कम भी 1 साल पढ़ना है। 2024 के एग्ज़ाम के लिए भी। आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है अभी, फिर मेंस के लिए पढ़ना है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको पढ़ना है। तो इतना लंबा खींचना थोड़ा मुझे ज़्यादा थोड़ा-सा सही, थोड़ा-सा टाइम कम करिए आप, ताकि थोड़ा खुद को रेस्ट दो, थोड़ा-सा खुद के ऊपर भी थोड़ा-सा आप काम करिए, है ना? ये थोड़ा ओवर हो जाता है, हम लोग क्या खुद को एक्सर्ट कर देते हैं। भाई माइंड की भी एक कैपेसिटी है। यस? यस सर। हाँ, या फिर इतना ज़्यादा पढ़ने का रीज़न आपका कहीं ये तो नहीं कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस वज़ह से आप ओवर एक्सर्ट कर रहे हो खुद को? सर मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया सर, अभी मेरी रिवीजन चल रही है। सर हुँ, लास्ट टाइम पे मुझे रिवीजन पे थोड़ा था। अच्छा, तो रिवीजन का तो आज जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, अगर आप इस तरीके से करते हो, तो वो आपको हेल्पफुल लगी? यस सर। क्या आप ऐसे करते थे पहले? सर बीच बीच में करती थी, इतना नहीं सर बीच-बीच में कभी कर किया। सर जो इतना टॉपिक नहीं। लेक्चर नहीं होती थी मैं वहां पे करती थी। अच्छा, बट अब आपको ये डेली करना है। जब भी यस। पढ़ने बैठो तो पहले जो टाइम आप दे रहे हो वो हमेशा पहले पहले रिवाइज़ करो, उसके बाद आगे पढ़ो। इससे क्या होगा, जितना भी आप पढ़ते जाते हो ना, वो एटलीस्ट आपके हाथ में रहेगा वो पूरा का पूरा टॉपिक। भूलोगे नहीं बार-बार। ओके सर। हुँ, चलिए। और आपका कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम आपकी तरफ से, जो आप यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हो? नहीं सर। नहीं। चलो, किसी को इनमें इनसे कुछ पूछना है? मतलब कोई आप टिप्स देना चाहते हो आपके फेलो स्टूडेंट्स को? सर यही कहूंगी कि अपने सेल्फ स्टडी के नोट से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें सर, क्योंकि लास्ट टाइम पे सर मेरे नोट्स रेडी नहीं थे। हुँ, तो नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, मेन चीज़ है ना? अभिषेक ने भी इसी बात में बोला, मैंने भी यही बात बोली है कि भाई नोट्स जो है आपके होने ही चाहिए। तो नोट्स तो आपके होने ही चाहिए, है ना? देखो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट और कोई भी बुक, ये आपके एग्ज़ाम नहीं निकलवा सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सभी जाते हैं, और जो कोचिंग जाता है उसके पास वो बुक भी आपको मिल जाएगी। जो फेमस बुक्स है ना आपकी, वो सारी बुक्स भी आपके पास मिल जाएगी। बट उनसे सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है आपकी मेहनत कितनी है। तो ये चीज़ है। चलो, और किसी का कोई सवाल जो इनसे पूछना चाहता है कोई? एनीवन? यस? नो? चलिए ठीक है, तो थैंक यू सो मच सिमरनजोत कौर। सर इन पेज 1 आई स्टार्ट मेकिंग नोट्स? यस, डेफिनेटली। मेरे को बहुत ही सिंपल सा है, आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे मान लो पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी में जो जो मैंने पढ़ा है उसके नोट्स बनाते जाओ, सिंपल। ये हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के नोट्स बनाते जाओ, सिंपल। ये चीज़ है, ऐसे चलता रहेगा आपके। चलिए, तो ये हो गए आपके सवाल। चलो, और कोई है जो 2024 की प्रिपरेशन कर रहा हो? ये है क्या यहाँ पे राहुल कामादोली? राहुल कामादोली नहीं है। एंड डाइवान सोल, इज इट देयर? डाइवान सोल नहीं, वो भी गया। चलिए कोई बात नहीं। चलो, और किसी का कोई सवाल मेरे से ही? यस? एनीवन न्यू ओल्ड? सर इन फेज 1 शुड आई मेकिंग नोट्स? हाँ जी, नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स हमारी वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे। सर जैसे आपके नोट्स ये तो ठीक है। चलिए, और किसी का कोई सवाल? नहीं? चलिए,
तो हम रिकॉर्डिंग को जो है बंद कर लेते हैं।